हे भगवान, क्या यह महिला पागल है? क्या वह इस तरह की चीजें खरीद सकती है? क्या वह उसका आदमी तुम्हारे पीछे है? तुम ऊपर जाकर इस मामले को क्यों नहीं सुलझा लेती? इतनी फिजूल खर्ची करने वाली औरत ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें क्या पता, यह तो स्पष्ट है कि लोगों के घरों में बारूदी सुरंगें हैं और उन्हें इसकी परवाह नहीं है। वाह, मुझे देखो, तुम्हें देखो, तुम निकम्मे, इस हैंडसम लड़के से कब सीखोगे? मेरी प्यारी, इसे सीखना वाकई बहुत मुश्किल है। असंख्य लोगों की विस्मय भरी निगाहों के बीच शेन यानरान एक शॉपिंग कार्ट को धकेलते हुए आगे बढ़ी। ब्रेड, आलू के चिप्स, हैम, सॉसेज, डिब्बाबंद खाना, पेय पदार्थ, चाय, सरसों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या है। जब तक मैं वहां से गुजरता हूं, मैं सब कुछ शॉपिंग कार्ट में डाल देता हूं। किसी एक वस्तु को उठाने के बजाय उसने सीधे शेल्फ में हाथ डाला और उसे सीधे शॉपिंग कार्ट में डाल दिया, मानो वह शेल्फ को खाली करने के लिए उत्सुक हो। यहां तक कि जमे हुए खाद्य पदार्थ और विभिन्न प्रकार की सब्जियां और फल भी इससे अछूते नहीं है। बेशक एक शॉपिंग कार्ट काफी नहीं है। जैसे ही यह भर जाएगी, मैं दूसरी कार्ट ले लूंगी और इसे मेन फैन को दे दूंगी। वॉलमार्ट में अभी आधा रास्ता भी तय नहीं हुआ था कि मेरे पीछे 17 या 8 शॉपिंग कार्ट का ढेर लग गया था, जिससे रास्ते में गलियारे लगभग अवरुद्ध हो गए थे। इसे लें। शेन यानरान ने गर्व भरे चेहरे के साथ शॉपिंग कार्ट को मेन फैन की ओर फेंक दिया। उसका दिल अपनी भड़ास निकालने की खुशी से भर गया था। उसने अपने पीछे छोड़े गए शॉपिंग कार्ट पर एक नजर डाली। उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। क्या तुमने मुझे इसे छोड़कर खरीदने के लिए नहीं कहा था? अगर तुम इसे धकेलने में मेरी मदद नहीं करोगे और इसे वहीं छोड़ दोगे तो तुम्हारा क्या मतलब है? अब यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका अंत कैसा होता है। आसपास के वेटर भी मेन फैन को तिरस्कार भरी निगाहों से देख रहे थे। हालांकि किसी चीज को शॉपिंग कार्ट में डाल देना और उसे न बेचना नियमों के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस तरह के व्यवहार से उनके काम का बोझ काफी बढ़ जाता है। उस समय उन्हें एक एक करके छांटना होगा और फिर उन्हें वापस रखना होगा। मेन फैन ने शॉपिंग कार्ट को हल्के से उठाया और उसे पास के वेटर की ओर धकेलते हुए कहा, पीछे वाले लोग इसे चेकआउट तक ले जाने में मेरी मदद करेंगे, धन्यवाद। इतना कहने के बाद उसने अपना हाथ उठाया और $10 के नोट देखे। वेटर एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। अगर ग्राहक अधिक मात्रा में सामान खरीदते हैं तो वे अक्सर डिलीवरी में मदद करते हैं, लेकिन यह निःशुल्क होता है। यह पहली बार है जब किसी ने इतनी उदारता से टिप दी है। बहुत अच्छा श्री कुवान, आप कमाल के हैं। हम इसे आपके बताए गए पते पर भेज देंगे। शेन यानरान भी स्तब्ध रह गई और फिर उसने अपना पैर पटका। ठीक है, ठीक है, क्या आप नाटक करने को तैयार हैं? तो फिर दिखावा करते रहो। खरीदो, खरीदो, खरीदो। वह हिंसा का बवंडर मचाते हुए वॉलमार्ट की पहली मंजिल से दूसरी मंजिल तक गया और जहां से भी गुजरा वहां हर जगह लाशें छोड़ गया। खास तौर पर महंगी चीजें ही खरीदें। आयातित हस्तनिर्मित चॉकलेट के एक डिब्बे की कीमत कई हजार युआन होती है। 4 से 5 लाख रुपए की शराब की एक बोतल, यहां तक कि लाखों रोलेक्स घड़ियों को भी आलू के चिप्स की तरह शॉपिंग कार्ट में डाल दिया जाता है। शेन यानरान ने यह भी नहीं गिना कि वह कितनी कीमत की चीजें ले गई थी, लेकिन वह इस बात को पचा नहीं पा रही थी। आखिरकार चेकआउट काउंटर पर पहुंच गए। यहां पहले से ही दर्जनों शॉपिंग कार्ट मौजूद हैं, जिन्होंने 1 दर्जन से अधिक चेकआउट काउंटर को अवरुद्ध कर दिया है। शुक्र है कि अभी ऑफिस का समय है, वरना पूरा वॉलमार्ट ठप हो जाता। लगभग 100 लोग देख रहे थे और वे अपने हिसाब किताब करना भी भूल गए। महाप्रबंधक को सतर्क कर दिया गया और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक विभाग के प्रमुखों और सभी कर्मचारियों को यहां प्रतीक्षा करने के लिए कहा ताकि वे किसी भी समय मेन फैन की सेवा कर सकें। घबराहट इतनी बढ़ गई कि पसीना आने लगा। मैं उसे दोष नहीं देता, मैंने पहली बार इतने बड़े गुरु को देखा था। वह बिना भुगतान किए जा नहीं सकता था। क्या तुम बिल चुकाने में मेरी मदद नहीं करना चाहते? चलो अब मेन फैन, मैं तुम्हें नाटक करने की इजाजत देता हूं। देखते हैं इस बार तुम्हारा क्या अंजाम होता है। शेन यानरान इन्हें बिल्कुल भी खरीदना नहीं चाहती थी। वह तो बस मेन फैन द्वारा 2 बार धोखा दिए जाने के बाद अपनी नाराजगी जाहिर करना चाहती थी। मैं बस ये देखना चाहता हूं कि मेन फैन हार मान ले। सभी पुरुष दिखावा करना पसंद करते हैं। यह मत सोचो कि घर बेचकर तुम बहुत सारा पैसा कमा लोगे, फिर भी तुम मुझे वह जीवन नहीं दे पाओगे जो मैं चाहती हूं। जब तक आप मेरी बात मान लेते हैं, मैं ये सब लौटा दूंगा। सबसे बुरी स्थिति में मैं उन्हें कुछ हर्जाना दूंगा जो मैं वहन कर सकता हूं। शेन यानरान का चेहरा इस खुशी से खिल उठा था कि वह जीतने ही वाली थी। अपना गुस्सा निकालने के बाद वह मेन फैन को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। मेन फैन मुस्कुराए। वह सचमुच मेरी पहली देवी बनने की हकदार है और वह वास्तव में अपने बारे में सोचने की पहल करती है। लेकिन अफसोस की बात है कि आपके पति को इसकी जरूरत नहीं है। मैं मेन फैन पूरी तरह से आश्वस्त हूं।
यह मत कहो कि तुम अकेले ही यह चीज बेच रहे हो। अगर तुम्हें पूरा वॉलमार्ट भी चाहिए तो मैं उसे तुम्हारे लिए खरीद सकता हूँ। वह मुड़ा और मैनेजर की ओर उंगली चटकाते हुए इशारा किया। मुसीबत आई है तो हिसाब चुकता करो। चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी। क्या आप सचमुच इसे खरीदना चाहते हैं? लेकिन झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है। 1 दर्जन से अधिक चेकआउट काउंटरों ने पहले ही हिसाब किताब करना शुरू कर दिया है। अंत में कुल खपत वास्तव में 20 मिलियन से अधिक हो गई। मेन फैन के चेहरे पर अब भी शांत भाव थे। उसने हल्के से बैंक कार्ड शेन यानरान को सौंप दिया। पासवर्ड 68 है, जाकर खुद ही स्वाइप कर लीजिए। जिस क्षण मेन फैन ने लोगों से हिसाब किताब निपटाने के लिए कहना शुरू किया, उसी क्षण से शेन यानरान का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया। क्या मेन फैन सच में गंभीर है, या फिर उसने खुद को एक बेकार कार्ड दे दिया? अब भी दिखावा कर रहे हो। बिना किसी तैयारी के आगे बढ़ना, कार्ड स्वाइप करना और पासवर्ड दर्ज करना। काटना। कार्ड के सफलतापूर्वक स्वाइप होते ही सब लोग चौंक गए। मुझे बहुत बड़ा सौदा मिला। मैंने इसे सचमुच खरीद लिया। मैनेजर का मुंह अचानक एक के से भी ज्यादा बेकाबू हो गया। असल में वॉलमार्ट का दैनिक कारोबार सिर्फ 10 लाख था। मेन फैन ने अकेले ही आज अपनी बिक्री में 20 गुना वृद्धि कर दी। शेन यानरान का चेहरा पीला पड़ गया। उसने मन में ठान लिया कि मेन फैन सिर्फ नाटक कर रहा था और उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, सच में। मेन फैन, आप? मेन फैन जाने का इरादा नहीं रखती थी, लेकिन उसने शेन यानरान का हाथ पकड़ लिया और कहा, जब मैं कल आपके घर गई थी तो मैंने पाया कि आपके चाचा और चाची के फर्नीचर और उपकरण काफी पुराने थे। क्यों न हम आज मिलकर उन्हें बदलने में मदद करें? शिष्टाचार मत करो, ये सब मेरा है। शेन यानरान के आपत्ति जताने का इंतजार किए बिना मेन फैन शेन यानरान को सीधे वॉलमार्ट की तीसरी मंजिल पर स्थित बिजली के उपकरणों वाले क्षेत्र में खींच ले गया। खुद चुन लो, सस्ती चीजें मत खरीदो, मैं अपनी इज्जत खराब नहीं कर सकता। शेन यानरान को मेन फैन जबरदस्ती खरीदारी के लिए ले गया और उसके दिल में जो सदमा लगा उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं क्या कर रहा हूं? वैसे मैं मेन फैन को पैसे खर्च करने में मदद कर रहा हूं। आप इस तरह पैसे कैसे खर्च कर सकते हैं? जब शेन यानरान ने प्रतिक्रिया दी तब तक वह सह पायलट की सीट पर बैठ चुकी थी। लेकिन ये कार अब अतीत की हवाल H6 नहीं रही। मेन फैन उसे नीचे स्थित 4S स्टोर में ले गया और कार्ड स्वाइप करके 14 मिलियन की कीमत वाली मैक्लारेन P1 खरीद ली। ऐसा नहीं है कि वह इससे अधिक महंगा वाला नहीं खरीद सकती, लेकिन ये पूरे परिसर में सबसे महंगा वाला है। भुगतान करने के बाद भी उस पर उसका नाम लिखा हुआ था। शेन यानरान जब यात्री सीट पर बैठी तो उसका दिल कांप रहा था। आपको पता है, उसने अपने जीवन में जितनी भी बेहतरीन कारें चलाई थी, उनमें से एक लुओ तियान्यू की पोर्श थी। मेन फैन की 8 अंकों वाली लग्जरी कार की तुलना में यह तो कचरे के सरासर के बराबर थी। अंत में उसे यह दे ही दिया गया। मेन फैन की हल्की हंसी उसके कानों में गूंजी। मुझे अभी खरीदारी करने जाना है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगी। मुझे एक ट्रक ढूंढने में मदद करो और ये सारा सामान फेंगहुआ समुदाय के भवन संख्या 40 में भेज दो। और लोग भेजो। घर के 2 बुजुर्ग लोग इन्हें उठा नहीं सकते। मेन फैन, तुम्हें उन्हें भेजना ही होगा। शेन यानरान सदमे में जाग उठी। मैंने कहा, ये तोहफे मैंने तुम्हारे और तुम्हारे माता पिता के लिए खरीदे हैं। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आए, या आपको लगता है कि आप इस कीमत के लायक नहीं हैं? मेन फैन की आंखों में शरारत भरी मुस्कान देखकर शेन यानरान सम्मोहन की अवस्था में चली गई। इस आदमी ने सचमुच उसे समझने में असमर्थ कर दिया। अचानक शर्म और गुस्से की एक और लहर उसके दिल में उठ उठी। वह सचमुच इस तरह की चीज को एक लेन देन समझता था, और वह खुद को क्या समझता होगा। लेकिन उसी समय एक विचार शेन यानरान के दिल को लगातार परेशान कर रहा था। क्या मैं वाकई इस कीमत के लायक हूं? उत्तर है हाँ। उनकी सारी संपत्ति को मिलाकर भी उनकी पैरों के नीचे खड़ी कार की कीमत नहीं है। मैं इसे नहीं सुनूंगा। हालांकि वह थोड़ी खूबसूरत है, लेकिन इस कीमत पर कोई भी स्टार उसके साथ सेक्स नहीं कर सकता। वह कौन है? लेकिन मेन फैन ने उस पर इतनी आसानी से बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया। शेन यानरान अपने दिल में बहुत उलझन में थी। मेन फैन आखिर करना क्या चाहता है? महान। मेन फैन मन ही मन हंसे बिना नहीं रह सका। शेन यानरान के माध्यम से खर्च किया गया पैसा 10,000 गुना प्रतिफल दे सकता है। 30 मिलियन से अधिक की खरीदारी और कार खरीदने पर 10,000 गुना रिटर्न 300 बिलियन से अधिक होता है। मोबाइल फोन खाते पर मौजूद संख्याओं की श्रृंखला अधिकांश लोगों के जीवन काल से भी लंबी होती है। पैसे स्वाइप करना वाकई बहुत बढ़िया है, लेकिन इस बार मेन फैन का लक्ष्य पैसा नहीं है, उसका लक्ष्य भौतिक सामग्रियां हैं। ये सभी चीजें उपहार हैं जो मेन फैन ने शेन यानरान के माता पिता के लिए शेन यानरान के माध्यम से खरीदी थी।
दूसरे शब्दों में कहें तो शेन यानरान ने ये चीजें मिंग फैन के पैसों से खरीदी और अपने माता पिता को दे दी। ये भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष उपभोग है। निश्चित रूप से जैसे ही ट्रक फेंगुआ समुदाय की ओर बढ़ा, मिंग फैन को एक सिस्टम प्रॉम्प्ट प्राप्त हुआ। स्विश स्विश स्विश। कई संकेतों के एक साथ आने से 10 मिनट से अधिक लंबी ध्वनि उत्पन्न हुई। सिस्टम स्पेस में अतिरिक्त आपूर्ति एक पहाड़ की तरह जमा हो गई। रोजमर्रा की जरूरत की चीजों से लेकर स्नैक्स और पेय पदार्थों तक, घरेलू उपकरणों से लेकर नेल क्लिपर से लेकर फिटनेस उपकरण तक सब कुछ उपलब्ध है। विशेष रूप से 10,000 मैक्लारेन P1 कारें जो बेहद शानदार हैं। हा 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 हा। गाड़ी चलाते समय मेन फैन हंसने लगा और उसने मौके का फायदा उठाते हुए अपने दाहिने हाथ से शेन यानरान की जांघ को जोर से छुआ। क्या मेरे साथ बाहर आकर खेलना मजेदार है? शेन यानरान अभी भी असमंजस में थी और इस बार उसने वार करने से परहेज नहीं किया, जिससे मेन फैन और भी ज्यादा निर्दयी हो गया। जब शेन यानरान ने प्रतिक्रिया दी तो उसने पाया कि उसका चेहरा पहले से ही लाल हो चुका था। मेन फैन वास्तव में चाहती थी, गाड़ी चलाते समय इधर उधर मत देखो, आगे देखो। उसने जल्दी से मेन फैन के दुष्ट हाथ को दूर धकेल दिया, लेकिन मेन फैन की उंगलियों पर पहले से ही थोड़ी चिपचिपाहट लग चुकी थी। तो श्रीमती शेन को सह पायलट पसंद है। हाँ, तूफान के आकर्षण का विरोध कोई नहीं कर सकता, है ना? शेन यानरान शर्मिंदा और गुस्से में थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, मेन फैन ने एक्सीलरेटर पर पैर रख दिया और उसकी पीठ पर लगे जोरदार धक्के ने शेन यानरान को तुरंत बाहर धकेल दिया। वह इतनी डर गई थी कि चीखने लगी और उसने आर्मरेस्ट को पकड़ लिया। हा 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 हा। बस भविष्य में मेरा ध्यान अच्छे से रखना, मैं वादा करता हूं कि यह उस कमीने लुओ तियान्यू से 1000 गुना ज्यादा मजेदार होगा। पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए मेन फैन अगले पड़ाव पर पहुंच गया। ये जियांगचेन का सबसे समृद्ध केंद्रीय मार्ग है, जो प्रमुख वाणिज्यिक जिलों का चौराहा है, और जियांगचेन के सभी बेहतरीन रेस्तरां यहीं केंद्रित हैं। नानगुओ रेस्तरां जियांगचेन के बेहतरीन रेस्तराओं में से एक। यहाँ का कैंटोनीज व्यंजन अनूठा है, लेकिन ये काफी महंगा भी है और सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार इसे वहन नहीं कर सकते। लेकिन मेन फैन ने शेन यानरान को बीच में बुलाया और कहा, अपने लॉबी मैनेजर को बुलाओ, मुझे अपने नानगुओ रेस्टोरेंट के सभी बेहतरीन व्यंजन ला कर दो। कुछ देर रुकने के बाद वो पीछे मुड़ा और शेन यानरान की ओर मुस्कुराते हुए बोला, मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी इसका स्वाद अच्छे से चखे। मेरी औरत। शेन यानरान का सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। गुस्से के साथ साथ उसे थोड़ी शर्म भी महसूस हो रही थी। वह ऐसा कैसे कर सकती है? लेकिन मेन फैन उसे पहले ही लॉबी में घसीट कर ले गई थी और वह चाहकर भी भाग नहीं सकती थी। उन सभी को लॉबी मैनेजर की पहली प्रतिक्रिया ये थी कि कोई गड़बड़ी कर रहा है, लेकिन मेन फैन द्वारा मौके पर ही चुराए गए $10 लाख के अग्रिम भुगतान ने उनकी चिंताओं को पूरी तरह से दूर करने में मदद की। तुम अभी भी वहां क्यों खड़े हो? खाना परोसो। अपने आप पर ध्यान दें और अपने पैरों को हिलाते रहें। खाना जल्दी ही मेज पर भर गया और अब और खाना रखने की जगह नहीं बची थी। मेन फैन ने खुद शेन यानरान को बर्तन धोने में मदद की। खाओ, मेरे साथ 3 राउंड व्यायाम करने के बाद तुम्हें भूख जरूर लगी होगी। जो भी तुम्हारे साथ व्यायाम करता था वह नरक में जाए। शेन यानरान ने दांत पीसकर मेन फैन को घूरा, लेकिन उसके पेट ने अनुचित समय पर विरोध में गुड़गुड़ाहट की आवाज की। मेन फैन की मुस्कुराती निगाहों के नीचे उसका चेहरा बैंगनी पड़ गया। मैंने चिपचिपी और सुगंधित सूअर की पसलियों का एक टुकड़ा उठाया। इतनी खुशबूदार, इतनी मुलायम, इतनी चिपचिपी। कुछ नहीं कर सकते। उसने अपनी छोटी सी जीभ से मांस का पूरा टुकड़ा निगल लिया। चेरी मुंह में अनायास ही चबाने लगी। ये सचमुच बहुत स्वादिष्ट था। बेहतरीन व्यंजनों का विरोध कोई नहीं कर सकता। इसके अलावा भले ही लुओ तियान्यू एक अर्ध सूचीबद्ध कंपनी के अध्यक्ष हों, वे उन्हें हर दिन यहाँ नहीं ला सकते। और अगर वे आते भी हैं तो वे इतने सारे व्यंजन नहीं खा सकते। मेरे मन में सवाल उठना स्वाभाविक है, मेन फैन ने क्या किया? वह अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? लेकिन जब वह चिपचिपी सूअर की पसलियों का दूसरा टुकड़ा लेना चाहती थी तो मेन फैन ने एक ऐसी हरकत की जिसने सभी को चौंका दिया। मेन फैन, तुम क्या कर रहे हो? इसे बंद करो। चैप्टर 22। मेन फैन ने अपने लिए एक टुकड़ा उठाया और चिपचिपी सूअर की पसलियों से भरी पूरी प्लेट को सीधे मेज के नीचे कूड़ेदान में फेंक दिया। ये लॉबी है, हर कोई देख रहा है, इतना सदमे में है कि कुछ बोल नहीं पा रहा है। तुम दोनों ने अभी अभी एक निवाला लिया था, फिर उसे फेंक क्यों दिया? मेन फैन, तुम ये क्या कर रहे हो? ये तो सरासर फिजूल खर्ची है। शेन यानरान नखरे दिखाने से खुद को रोक नहीं पाई। लॉबी मैनेजर भी डर गया और मुस्कुराते हुए तेजी से दौड़कर आया। हेलो, क्या हमारा खाना आपको पसंद नहीं आया? मेन फैन ने हल्की सी मुस्कान दी। नहीं, ये स्वादिष्ट है। बात बस इतनी सी है कि मुझे एक ही व्यंजन का दूसरा निवाला लेने की आदत नहीं है। उस जगह पर 10,000 प्लेट भरकर परोसी गई चिपचिपी सूअर की पसलियों को देखकर मेन फैन के होठों के कोने ऊपर उठ गए।
आप जितने ज्यादा प्रकार के खाद्य पदार्थ जमा करेंगे उतना ही अच्छा होगा। शेन यानरान का छोटा सा पेट कितना खा सकता है? वह तो बस एक निवाला ही खा सकती है। मैं नहीं चाहता कि एक ही व्यंजन को हजारों बार खाया जाए। मुस्कुराते हुए उसकी नजर शेन यानरान के सुंदर चेहरे पर पड़ी और उसने कहा, मुझ पर तरस मत खाओ, कुछ और खाने की कोशिश करो, एक ही बार में सब कुछ मत खा लो। शेन यानरान को गहरा सदमा लगा। क्या मेंग फैन सचमुच इतना घमंडी है? मेंग फैन ने अपने वास्तविक कार्यों का उपयोग करते हुए शेन यानरान से कहा, मुझे यही लगता है। चाहे वो बुद्धा जंप्स ओवर द वॉल हो, फेयरवेल माय कॉन्क्यूबिन हो या फ्राइड राइस विद द किंग ऑफ शिप्स, वो सिर्फ एक निवाला खाते और फिर उन्हें बाकी खाने को मना कर देते। वो कभी दूसरा निवाला नहीं खाते थे। इसके परिणामस्वरूप लॉबी मैनेजर ने तुरंत कई वेटरों को सेवा के लिए बुलाया और लगातार व्यंजन परोसते और हटाते रहे। मांचू हान भोज, जो मूल रूप से व्यंजनों की एक मेज थी, उसे मेंग फैन ने बुफे के रूप में खाया। घटनास्थल पर मौजूद सभी लोग दंग रह गए। मैंने अपने जीवन में पहली बार अमीर लोगों को इस तरह खाते देखा है। नहीं, अभी तो सिर्फ 10 मिनट ही हुए हैं और ले जाए गए व्यंजनों की कीमत 6 अंकों तक पहुंच गई है। अमीर लोग भी इस तरह से खाना नहीं खा सकते। प्राचीन काल में केवल सम्राटों को ही ऐसा व्यवहार प्राप्त होता था। ये आदमी कौन है? शेन यानरान ने शुरू में मेंग फैन को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह इतनी परेशान थी कि अंत में वह सुन्न पड़ गई। मेंग फैन उसके लिए लगातार बर्तन उठाती रही। खाओ, यहाँ बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन हैं। किसी एक व्यंजन के लिए अफसोस मत करो, तुम्हारे चखने के लिए बहुत सारे व्यंजन इंतजार कर रहे हैं। स्वादिष्ट व्यंजनों से भरी इस जगह को देखकर लगता है कि वे अभी भी अपनी सबसे ताजगी और सुगंधपूर्ण अवस्था में हैं और उन्हें किसी भी समय परोसा जा सकता है। लक्ष्य हासिल हुआ। शेन यानरान को अभी तक कुछ भी पता नहीं था। उसे बस इतना पता था कि उन दोनों ने रेस्टोरेंट के सभी मशहूर व्यंजन चख लिए थे, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरा था। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है? मेंग फैन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो अगले वाले पर चलते हैं। मेंग फैन और शेन यानरान पूरी रात खाते पीते रहे और उन्होंने लगभग पूरी व्यावसायिक सड़क खाली कर दी। सभी रेस्तरां मालिकों को पता था कि मेंग फैन जैसा एक सनकी आदमी है। एक निवाला खाते ही वह गिर पड़ा। उसका अहंकार इतना जबरदस्त था कि देखकर हैरानी हुई। गली के आखिरी छोर पर स्थित आखिरी रेस्तरां में मेंग फैन ने आखिरकार पाबंदियां हटा दी। आप इस रेस्तरां में जो चाहे खा सकते हैं और जब आपका पेट भर जाएगा तो हम घर चल देंगे। शेन यानरान ने गुस्से से मेंग फैन को घूरा। वह और कैसे खा सकती थी? उसका पेट तो बहुत पहले ही भर चुका था। लेकिन एक एक निवाला करके हजारों व्यंजन परोसे जाना एक अभूतपूर्व अनुभव था। लेकिन उसी समय मेरे दिल में एक अवर्णनीय भावना तेजी से फैल गई और मैं उन पलों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई जब वे हाथ पकड़कर दोपहर में बेतहाशा खरीदारी करने गए थे। कई ऐसी चीजें जो मुझे लंबे समय से पसंद थी, उन्हें खरीदना बहुत महंगा था, लेकिन मेंग फैन ने बिना किसी झिझक के उन्हें मेरे लिए खरीद लिया। उन्होंने उसके माता पिता के लिए भी रोजमर्रा की जरूरत की चीजों से लेकर फर्नीचर और बिजली के उपकरणों तक की चीजें खरीदी। अब वह उसे ऐसे बेहतरीन व्यंजन खिलाने ले जाता है जिनके बारे में वह पहले सपने में भी नहीं सोच सकती थी। ये कहने जैसा है, मैं तुम्हारे लिए वो चीजें खरीदूंगा जो लुओ तियान्यू ने तुम्हारे लिए नहीं खरीदी। मैं उन चीजों से तुम्हें खुश कर दूंगा जिनसे लुओ तियान्यू तुम्हें खुश नहीं कर पाया। अब तुम मेरी औरत हो और मैं तुम्हें खूब लाड़ प्यार दूंगा। उसके चेहरे की लाली शब्दों में बयान करना असंभव था। उसके नन्हे हाथों को रखने के लिए कोई जगह नहीं थी। पहले तो मेंग फैन ने उसके साथ जबरदस्ती की थी और शेन यानरान मेंग फैन से बेहद नफरत करती थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वह उससे नफरत नहीं कर सकती। एक अजीब सी अनुभूति भी हुई। मेंग फैन ने जबरदस्ती जो कुछ तस्वीरें खिंचवाई वे इतनी बड़ी रकम के लायक नहीं थी। इसके अलावा, हालांकि यह जबरदस्ती था, उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, ऐसा नहीं था। लुओ तियान्यू किसी काम का नहीं था। ये कहना कि वह कुछ मिनटों के लिए ही लोकप्रिय हुआ एक तरह से चापलूसी थी। वह कमजोर और शक्तिहीन था। मेंग फैन से मिलने के बाद ही उन्हें वास्तव में यह एहसास हुआ कि एक महिला को पूरी तरह से जानने समझने पर वह कितनी खुश हो सकती है। इसलिए डांस मिरर के सामने उसने कुछ अनिच्छा से मेंग फैन के साथ सहयोग किया ताकि वह पहली बार उसकी शारीरिक मुद्राओं का पता लगा सके। शर्मिंदगी, लेकिन शर्म में खुद को खो बैठी। अंत में उसके पैर जमीन पर गिर पड़े। आक्रोश के अलावा केवल वही जानती थी कि वह एहसास कितना मदहोश करने वाला था। मेंग फैन को देखने का उसका नजरिया धीरे धीरे और भी जटिल होता गया। आखिर उसका प्रेमी कौन है? मेंग फैन ने शेन यानरान के बदलावों पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने फोन में कुछ देख रहा था। मेंग फैन, तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे झूठ बोलने की? तुम निकम्मे, तुमने मेरे जीजाजी की सार्वजनिक रूप से सच्चाई सामने लाने की योजना बर्बाद कर दी।
अगर मेरे जीजाजी सार्वजनिक रूप से सच्चाई सामने नहीं ला सकते तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मेन फैन, तुमने हमसे वादा किया था कि तुम बकवास नहीं करोगे। तुम अपना वादा नहीं निभाते। ... मेन फैन मुस्कुराया। मैंने एक दिन से अपना फोन चेक नहीं किया है और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये बदमाश इतने उत्साहित होंगे। क्या मैंने ऑडिट वाले दिन आपके लिए बहुत बड़ी गड़बड़ नहीं कर दी थी? मैंने तुम्हारे पूरे परिवार को नहीं मारा, तुम इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो? मैंने जवाब टाइप कर दिया है। इंसानों के लिए तो वचन निभाना ठीक है, जानवरों के लिए क्यों निभाना चाहिए? संदेश भेज दिया गया और दूसरी तरफ से तुरंत ही जोरदार प्रतिक्रिया हुई। इसी दौरान एक फोन कॉल आया। नमस्ते, धिक्कार है, तुमने तियानियों को क्यों नुकसान पहुंचाया? हमने तुम्हें पहले ही 30 लाख दे दिए थे और तुमने हमसे वादा किया था कि तुम किसी को नहीं बताओगे, तो इसका क्या मतलब है? क्या आपको पता है कि आपके कार्यों से हमारी कंपनी को कितना नुकसान हुआ है? आप हमें इसकी भरपाई कैसे करेंगे? फोन के दूसरी तरफ लियू लिनलिन इतनी गुस्से में थी कि वह लगभग हर शब्द के साथ आग उगल रही थी। उसके आसपास मौजूद लियू परिवार के सदस्यों ने भी ऐसा ही किया और मेन फैन को कोसना शुरू कर दिया और उनकी आवाजें फोन के माध्यम से मेन फैन के कानों को लगातार नुकसान पहुंचाती रहीं। मेन फैन ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मैंने तुमसे सिर्फ इतना वादा किया था कि मैं बाहरी लोगों को नहीं बताऊंगा और तुम्हारे परिवार के जानवर बाहरी नहीं है। फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। लियू जियांग, वांग फोंग और लियू देजू स्तब्ध रह गए और लियू लिनलिन की निर्मम निगाहों के सामने सिर झुकाकर बोले, हम वाकई अजनबी नहीं है। अपने सिर। लियू लिनलिन, लियू जियांग को जान से मारना चाहती थी, तो फिर तुम उन्हें उकसाकर हंगामा करने के लिए मत कहो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि आज का दिन तियानियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। मैंने उनसे कहा कि वे गड़बड़ करें क्योंकि मुझे पता था। आप, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं अभी फोन रख रहा हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ। आकर मुझे परेशान मत करो। वैसे जल्दी से मेरा क्रेडिट कार्ड अनलिंक कर दो। अगर तुमने दोबारा मेरे पैसे खर्च करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मेन फैन ने सीधे फोन काट दिया। उन्होंने लियू लिनलिन को यह भी याद दिलाया कि वह उनके लिए पैसे खर्च करना जारी रखें। महान। लियू लिनलिन इतनी गुस्से में थी कि फोन पकड़े हुए भी उसका पूरा शरीर कांप रहा था। धिक्कार है। वांग फोंग और लियू देजू भी गुस्से में थे। उनका वास्तव में उपयोग किया गया था। केवल लियू जियांग की आंखें चमक रही थी। बहन, क्या तुम्हारे पास अभी भी वह बेकार क्रेडिट कार्ड है? क्या उसमें पैसे हैं? लियू लिनलिन ने लियू जियांग को घूरते हुए कहा, यह मेरा है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बहन, तुम मेरी असली बहन हो। मैं एक कार खरीदना चाहती हूँ और जिया के साथ घूमने जाना चाहती हूँ, कृपया भाड़ में जाओ। वांग फोंग और लियू देजू ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मेन फैन से पैसे वापस पाने का यह एक अच्छा अवसर है। उसने लियू लिनलिन को पकड़ लिया। मुझे जल्दी बताओ, उसके क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है? यह 150,000 होनी चाहिए। क्या आप नकदी निकाल सकते हैं? इसे निकालिए और हमारे लिए खर्च कर दीजिए। हम उस बच्चे को यह मुफ्त में नहीं लेने दे सकते। तुम वहां क्यों खड़े हो? लियू लिनलिन ने अपनी आंखें घुमाई। आप लोगों को लुओ तियानियों से घर मिल गया, अब आपको और क्या चाहिए? भाड़ में जाओ, ये क्रेडिट कार्ड मेरा है। दूसरी तरफ मेन फैन ने फोन काट दिया और उसे एक और कॉल आ गई। मेन फैन, तुम कहां हो? मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। मेन फैन थोड़ा हैरान था। वह झाओ मुकिंग निकला, लेकिन अगर इस बारे में सोचे तो अब उसके लिए संयम बरतने का समय आ गया है। उसके होठों के कोने गर्व से ऊपर उठ गए। ठीक है, मैं नानहुआ कमर्शियल स्ट्रीट पर स्थित कॉलून होटल में हूं। मैं आपके लिए इंतजार करूंगा। चैप्टर 23। फोन नीचे रख दो। झाओ मुकिंग आ रहे हैं और जल्द ही यहां पहुंच जाएंगे। शेन यानरान मेन फैन की बातों से भयभीत हो गई। झाओ मुकिंग उसे जानता था। वह जल्दी से खड़ी हो गई। मैं जा रही हूं, मैं उसे तुम्हारे साथ नहीं देख सकती। लेकिन मेन फैन ने उसे एक हाथ से पकड़ लिया। क्यों? तुमने मुझ पर इतना पैसा खर्च किया और आज रात मेरे साथ मजे किए बिना ही जाना चाहती हो? मैं नहीं। मेन फैन का हाथ लोहे के घेरे की तरह था, जिससे शेन यानरान के लिए खुद को छुड़ाना असंभव हो गया था। इसी समय एक BMW होटल के दरवाजे पर आकर रुकी और झाओ मुकिंग उदास चेहरे के साथ दरवाजे की ओर दौड़ी। नहीं, मैं आपसे विनती करता हूं कि मैं अपने जान पहचान वालों को हमें साथ नहीं देखने दे सकता। उसके चेहरे पर विनती के भाव स्पष्ट थे, लेकिन मेन फैन अब भी टस से मज नहीं हुई थी। झाओ मुकिंग को दरवाजे से अंदर जाते देख शेन यानरान लगभग रोने लगी थी। मुझे पहले बाहर जाकर छिपने दो, मैं पहले कार में तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं आज रात भाग नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, ठीक है? आखिरी वाक्य कहने के बाद शेन यानरान चौंक गई।
यह एक तरह से परोक्ष रूप से मेन फैन के शाम के समय होने वाले आगे के विकास के लिए सहमति देने के बराबर है। अरे, मैंने अचानक ऐसी बात क्यों कह दी? लेकिन मेन फैन शेन यानरान की मौजूदा शर्मिंदगी की प्रशंसा कर रहा था। शुरू में शेन यानरान का गर्व और संयम धीरे धीरे उसके द्वारा टूट रहा था। इस तरह का टूटा हुआ एहसास वास्तव में आकर्षक होता है। काश मैं शेन यानरान को नंगा करके मौके पर ही मार डालता। लेकिन अब एक नया शिकार आ रहा है। जाने दो, गाड़ी में मेरा इंतजार करो। अगर तुम भागने की हिम्मत करोगे तो मैं दूसरे बुजुर्गों के पास जाकर तुम्हें वापस पकड़ने की हिम्मत करूंगा। मेन फैन, चिंता मत करो, मैं कभी भागकर नहीं जाऊंगी। शेन यानरान ने राहत की सांस ली, अपना हैंडबैग उठाया और घबराकर पिछले दरवाजे की ओर भागी। झाओ मुकिंग ने दरवाजे से अंदर आते ही शेन यानरान की पीठ देखी। क्या वह यानरान है? शेन यानरान हजारों लड़कियों में से चुनी गई एक खूबसूरत लड़की है और वह एक नृत्य शिक्षिका है, इसलिए उसका पिछला हिस्सा देखने में बेहद आकर्षक है। झाओ मुकिंग निश्चित रूप से कोई गलती नहीं करेगी। वह इतनी तेज क्यों दौड़ रही है और थोड़ी घबराई हुई क्यों है? वह किससे छिप रही है? झाओ मुकिंग थोड़ी उलझन में थी, लेकिन उसने अपने बारे में नहीं सोचा। इसके अलावा उसके पास इन चीजों की परवाह करने का समय भी नहीं था, क्योंकि मेन फैन हॉल के बीच में बैठी थी और आराम से उसे हाथ हिलाते हुए कह रही थी, बॉस झाओ, आप कैसी हैं? मेन फैन ने झाओ मुकिंग को इत्मीनान से देखा। उसके कंधों पर उसके जाने पहचाने बड़े लहराते बाल बिखरे हुए थे। उसने एक खूबसूरत काली छोटी ड्रेस, एक तंग सफेद कमीज, नीचे एक सटेप वाली स्कर्ट और हमेशा की तरह काले रेशम के जूते और ऊंची हील पहनी हुई थी। ये लड़का हमेशा की तरह वर्दी के आकर्षण के साथ खेलना पसंद करता है, लेकिन कंपनी में किसी ने भी इस मादा टायरानोसोरस रेक्स को देखने की हिम्मत नहीं की। ये लड़की कंपनी में हर रोज लड़कियों से फ्लर्ट करती है। उसे बस पुरुषों की उसकी आंखों के प्रति दीवानगी को देखकर आनंद आता है और वह अपने अहंकारी घमंड को संतुष्ट करती है, लेकिन साथ ही वो पुरुषों की उसके प्रति घृणित वासना से घृणा करती है। जो कोई भी उसे बुरी नजर से देखने की हिम्मत करेगा, उसकी तनख्वाह और कार्यकुशलता में तुरंत कटौती कर दी जाएगी या फिर उसे अतिरिक्त समय काम करने का आदेश दिया जाएगा। वह एक कुशल विक्रेता होने के साथ साथ एक दिखावा करने वाली व्यक्ति भी है। एकदम विकृत और बदचलन औरत। पहले मेन फैन भी झाओ मुकिंग से डरता था, लेकिन अब यह निश्चित नहीं है कि कौन किससे डरता है। मेन फैन। झाओ मुकिंग काले रेशमी मोजे पहने अपने लंबे पैरों के साथ मेन फैन की ओर दौड़ी और गुस्से से अपना दाहिना हाथ मेज पर पटका। मेन फैन, तुम हद पार कर रही हो। तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है, फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने पूछा, जबकि यह इतना स्पष्ट है। बेशक यह आपको सार्वजनिक होने से रोकने के लिए है। झाओ मुकिंग ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। कंपनी 1 साल से अधिक समय से घाटे में चल रही है। उसने अभी तक कंपनी नहीं छोड़ी है क्योंकि वह सार्वजनिक होने के इस अवसर का इंतजार कर रही है। उन्होंने अपनी सारी दौलत, पूरे करोड़ों रुपये, इसमें लगा दी है। एक बार लिस्टिंग सफल हो जाने पर वह इस रकम को दर्जनों या सैकड़ों गुना तक बढ़ा सकती है। उस समय वह 100 मिलियन से अधिक की कुल संपत्ति वाली एक महिला अरबपति बन जाएगी और वह जितनी चाहे उतनी शान से रह सकती है। परिणाम स्वरूप इसे मेन फैन नामक एक कमीने ने बर्बाद कर दिया। कमीने। उसने मेज पर रखा चाय का कप उठाया और उसे मेन फैन पर फेंक दिया। झाओ मुकिंग ने दफ्तर में कई बार ऐसा किया था। पिछली बार रजाई मेन फैन को लगी और उसके टुकड़ों से उसके माथे पर खरोंच आ गई। उसे अस्पताल जाना पड़ा और 1 दर्जन से अधिक टांके लगे। अंत में मेन फैन ने मामला दर्ज कराने की हिम्मत नहीं की और इसे जाने दिया। लेकिन मेन फैन ने ताना मारते हुए कहा, क्या तुम मुझसे इसी तरह भीख मांगते हो? बाहर की ओर झूलती हुई भुजाएं और चाय का कप हवा में ही जम गए। मेन फैन सही थी। इस बार वह अपना गुस्सा निकालने के लिए यहां नहीं आई थी। अंततः उन्हें कंपनी के लिए दूसरी बार ऑडिट का अवसर मिल गया था, लेकिन दूसरे पक्ष की यह मांग थी कि दूसरी लेखा परीक्षा से पहले झाओ मुकिंग को लुओ तियान्यू के घोटाले को सुलझाना होगा। शांत हो जाओ, बैठ जाओ और पहले उससे बात करो। लेकिन जिस क्षण झाओ मुकिंग जम गई, उसी क्षण मेन फैन हरकत में आ गई। उसने झाओ मुकिंग के हाथ से चाय का कप छीन लिया और अपने उल्टे हाथ से झाओ मुकिंग के सिर पर थप्पड़ मारा। एक झटके में बर्फ की तरह सफेद चाय का कप फट गया। झाओ मुकिंग को इतनी जोर से चोट लगी कि वह लड़खड़ा गया और मेज का सहारा लेकर गिर पड़ा। वह स्तब्ध था। क्या ये वही मेन फैन है जिसे मैं जानता हूं? उसने सचमुच पलटवार करने की हिम्मत दिखाई। उसने मेन फैन को उसके पुनर्जन्म के बाद से नहीं देखा था और सहज क्रोध ने तुरंत उसके शरीर और मन पर कब्जा कर लिया। होटल की लॉबी में उन्माद भरी चीख गूंज उठी और सभी मेहमानों और वेटरों ने अनजाने में ही अपना सिर घुमा लिया। मेन फैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मैं तुम्हारा नेता हूं।
लेकिन अगले ही पल, नेता, तुम्हारी माँ, मेन फैन ने दूसरा चाय का कप उठाया और उसे फिर से झाओ मुकिंग के चेहरे पर दे मारा। फिर चीनी मिट्टी का कटोरा और फिर खाने की थाली। मेन फैन ने मेज पर रखे बर्तनों को उठाया और बार बार झाओ मुकिंग के चेहरे पर पटका। झाओ मुकिंग ने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया, उसे चक्कर आने लगा और वह लड़खड़ाकर पीछे गिर पड़ी। सौभाग्य से उसके पीछे रखी कुर्सी ने उसे गिरने से बचा लिया, जिससे वह शर्मिंदगी से नीचे नहीं गिरी। फिर उसे अपने माथे से खून की एक बूंद बहती हुई महसूस हुई। खून, आह! चेहरे के बिगड़ने के दर्द और डर से झाओ मुकिंग तुरंत जाग गई। जब उसने ऊपर देखा तो उसने पाया कि मेन फैन मेजपोश के एक कोने से अपने हाथों पर लगे पानी के दाग पोंछ रहा था और एक ऊंची जगह से नीचे देख रहा था, मानो वह उन चींटियों को देख रहा हो जिन पर वह पैर रख रहा था। क्या अब आप जाग गए हैं, मेरे महान नेता? मेन फैन को अब बस जोर से हंसने का मन कर रहा था। झाओ मुकिंग, आज का दिन तुम्हारे पास भी है। आप दोनों क्या कर रहे हैं? अगर कोई गलतफहमी है तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। महोदया, क्या आप चाहती हैं कि मैं आपके लिए एम्बुलेंस बुलाऊं? मैनेजर इतने बड़े मामले के लिए जल्दी में आया था, लेकिन उसने मेन फैन को नाराज करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल मामले को सुलझाने में ही सफल रहा। मेन फैन मुस्कुराते हुए अपनी सीट पर वापस बैठ गया। एम्बुलेंस बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों तो बस एक खेल खेल रहे हैं, है ना, श्रीमान झाओ? इस समय झाओ मुकिंग पूरी तरह से जागृत थी। उसकी आंखों से क्रोध की ज्वालाएं फूट पड़ी। मेन फैन, उसकी हिम्मत कैसे हुई इस कमीने के साथ ऐसा करने की? लेकिन वह जानती थी कि वह यहाँ क्यों आए हैं और वह इतनी बुरी हालत में यहाँ से नहीं जा सकती थी। एम्बुलेंस बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, हम बस मजे कर रहे हैं। उसके दिल में हताशा छा गई थी, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। मैनेजर असमंजस में दिख रहा था। इस तरह से कौन सा खेल खेला जा सकता है? क्या ये हो सकता है कि? उसे तुरंत कुछ सूझ गया। अमीर लोग कभी कभी इतने विकृत हो जाते हैं कि वे कुछ अजीबोगरीब खेल खेलने लगते हैं, और मेन फैन के खाने का असामान्य तरीका, साथ ही झाओ मुकिंग की शानदार पेशेवर पोशाक ने प्रबंधक को अपने निर्णय के बारे में आश्वस्त कर दिया है। मैं इसे खरीद नहीं सकता। परवाह नहीं, मेन फैन ने अपने होठों को गर्व भरी शैतानी मुस्कान के साथ ऊपर उठाया। इस बदतमीज औरत को आखिरकार विनम्रता का मतलब समझ आ ही गया। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। क्या मैनेजर मेरे लिए एक निजी कमरा तैयार कर सकती है? मैं उनसे कुछ निजी मामलों पर बात करना चाहती हूँ। वैसे अभी हुए सभी नुकसानों को खाते में डाल दिया जाएगा और मैं आपको कीमत के अनुसार मुआवजा दूंगा। मैनेजर मालियू ने बात मान ली और वेटर्स को आदेश दिया कि अंदर चाहे कुछ भी हो जाए, वे वहां न जाएं। जितना हो सके छुप जाओ। निजी कमरे में मेन फैन और झाओ मुकिंग आमने सामने बैठे। झाओ मुकिंग ने उसके माथे पर घाव देख लिया था। सौभाग्य से ये गंभीर नहीं था। थोड़ी देर साफ करने के बाद उसने खून बहना रोकने के लिए अपने माथे को टिश्यू पेपर से ढक लिया। मेन फैन, तुम जानती हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। वह चीज आपके हाथों में बेकार है। बेहतर होगा कि हम पीछे हट जाएं। मैं कंपनी की ओर से आपको कुछ पैसे दूंगा और आप वीडियो को तुरंत नष्ट कर देंगे। हम एक दूसरे के प्रति किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं है। जब झाओ मुकिंग ने ये कहा तो उसे मतली महसूस हुई। मेन फैन, ये निकम्मा आदमी जिसे कंपनी में वह कुत्ते की तरह इधर उधर भगाती थी, अब उससे बैठकर शर्तों पर बातचीत करने की हिम्मत कर रहा है। यह उसके लिए बहुत शर्म और अपमान की बात है। मुझे पैसे नहीं चाहिए। इस जगह पर आकर पैसे खर्च कर पाना ही इस बात का सबूत है कि अब मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। झाओ मुकिंग के मन में घृणा की भावना जागृत हुई। उसने इस गली में मेन फैन की बीमारी के बारे में बड़ी खबर सुनी, लेकिन उसकी राय में यह अमीर बनने के बाद गरीबों की सिर्फ एक तरह की भावनात्मक मुक्ति थी और चुन चुन तो बस दिखावा कर रही थी। उसने लुओ तियान्यू को लाखों का चूना लगाया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम भविष्य में अपनी काबिलियत से इतना कमा पाओगे? जब सारा पैसा खर्च हो जाएगा तब भी यह सिर्फ कीचड़ ही रह जाएगा। उसके होठों के कोने ठंडेपन से सिकुड़ गए। अगर तुम्हें पैसा नहीं चाहिए तो तुम्हें क्या चाहिए? मेन फैन के होठों के कोने पर व्यंग्य और भी स्पष्ट होता गया और वह अचानक पास आया और किसी के महत्वपूर्ण अंगों को चुटकी से पकड़ लिया। मैं बस थोड़ा सा चखना चाहता हूँ। श्री झाओ कितने भावपूर्ण है। श्री झाओ शायद मुझे अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। चैप्टर 24। झाओ मुकिंग का कोमल शरीर अचानक जम गया। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं, मुझे लगा जैसे मैंने कुछ गलत सुना हो। लेकिन मेन फैन की घुसपैठ करने वाली भावना ने उसके शरीर को जकड़ लिया और उसे एहसास हुआ कि मेन फैन मजाक नहीं कर रहा था। यह आदमी वाकई गंभीर है। अचानक मेरे दिल में असहनीय घृणा की भावना उमड़ पड़ी। इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई अपने बारे में ऐसे विचार रखने की? वह इसके लायक कैसे है? मेन फैन, तुम, ये बिल्कुल असंभव है। इसके बारे में सोचना भी मत।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम जैसे घिनौने मूर्ख और घटिया इंसान, मेरे बारे में ऐसे विचार रखने की। झाओ मुकिंग गुस्से से इतनी कांप रही थी कि उसका पूरा शरीर थरथरा रहा था। उसने मेन फैन को धक्का दिया, अपना पर्स पकड़ा और दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की। उसे अभी उल्टी आ रही है, वह यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। लेकिन इसी क्षण मेन फैन का व्यंग्य उसके कानों में पड़ा, जब चाहे 10 मिलियन उड़ा दो। लगता है श्रीमान झाओ सचमुच अमीर हैं। झाओ मुकिंग, जिसने पहले ही दरवाजा खोल दिया था, अचानक रुक गई। मेन फैन सही कह रहे हैं। उन्होंने कंपनी में करोड़ों डॉलर का निवेश किया है। अगर कंपनी पब्लिक नहीं हुई तो वे बर्बाद हो जाएंगे। यह मेरी वर्षों की सारी बचत है। लेकिन मेन फैन के साथ इस तरह की हरकत करने के ख्याल से ही झाओ मुकिंग इतनी घबरा गई कि उसे उल्टी आने लगी। असंभव, बिल्कुल असंभव। मेरे पवित्र शरीर को ऐसे कचरे से भला कैसे दूषित किया जा सकता है। उसने अपने दिल में उठ रही बेचैनी को दबाने और फिर से शांत होने के लिए खुद को मजबूर किया। मेन फैन, इसके बारे में सोचना बंद करो। मैं तुम्हारी इस अनुचित विनती को किसी भी कीमत पर नहीं मान सकता। क्यों न हम सब एक कदम पीछे हट जाएं। मैं आपके लिए बाहर से एक ढूंढने के लिए पैसे खर्च कर सकता हूं और इससे आपको निश्चित रूप से संतुष्टि मिलेगी। मेरे सामने वीडियो डिलीट करने के बाद भविष्य में सभी एकमत रहेंगे। यह मेरी सीमा है। मैं और अनुरोध स्वीकार नहीं कर सकता। क्या आप सचमुच इस तरह के घटिया जीव को मुर्गी कहने में मदद करना चाहते हैं? लेकिन यही सबसे अच्छा तरीका था जो उसे सूझा। फिर भी मुझे मतली महसूस हो रही है। कितना भोला विचार है। मेन फैन ने अपने होठों पर तिरस्कारपूर्ण मुस्कान लाते हुए झाओ मुकिंग की स्कर्ट को धीरे से ऊपर उठाया और कहा, ठीक है, चलिए विषय बदलते हैं। क्या आपको सच में लगता है कि किसी को नहीं पता कि आपने वो 10 मिलियन कैसे हासिल किए? यह मत भूलो कि मैं भी वित्तीय पृष्ठभूमि से आता हूं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये सब काम बिना किसी की नजर में आए कर रहे हो? झाओ मुकिंग का सिर पल भर में चकरा गया। किसी प्रतिष्ठित विदेशी आईवी लीग स्कूल की शान शौकत के साथ कंपनी में प्रवेश करते ही वह वित्तीय निदेशक बन गई। लेकिन उसने अपनी जवानी के 20वें दशक में इतना पैसा कैसे कमाया? उसने कंपनी के अच्छे मुनाफे वाले वर्षों के दौरान कंपनी के खाते से गुप्त रूप से पैसे निकालने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। बात सिर्फ इतनी सी है कि उसने ये सब बहुत ही गुप्त तरीके से किया, इसलिए ये कभी सामने नहीं आया। आखिरकार वह इस ऑडिट में खातों को फर्जी बनाने में कामयाब हो गई। लेकिन जैसे ही मेन फैन ने इस ओर ध्यान दिलाया, उसके फर्जी खाते आसानी से उजागर हो जाएंगे। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। यह उसका सबसे बड़ा और सबसे कम उजागर रहस्य है। झाओ मुकिंग पहली बार पूरी तरह से घबरा गई थी। स्वर्ग नरक में गिर गया। वह मेन फैन के प्रति अपनी घृणा को भी भूल गई। उसकी आंखों में दर्द भरी विनती दिखाई दी और उसकी पुतलियों में घबराहट और भय तेजी से फैल गया। इस समय उसमें पहले जैसा घमंड और अभिमान बिल्कुल नहीं था। वह पूरी तरह से एक बेघर कुतिया में बदल चुकी थी। नहीं, आप मुझे बेनकाब नहीं कर सकते। मैं आपको पैसे दे सकता हूँ। कृपया। कुतिया, आज का दिन तुम्हारा भी है। मेन फैन जोर से हंसी। उसे इस समय झाओ मुकिंग की शर्मिंदगी देखकर बहुत अच्छा लगा। सचमुच बहुत सुंदर। यह इतना सुंदर था कि वह झाओ मुकिंग के सारे घमंड को अपने पैरों तले कुचल देना चाहता था। मैंने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। बोलने के बाद उसने मेज पर रखी चम्मच उठाई, फिर उसे छोड़ दिया और वह जमीन पर जोर से गिर गई। मेरी चम्मच गिर गई है, कृपया इसे उठाने में मेरी मदद करें, श्रीमान झाओ। चम्मच मेन फैन की कुर्सी के नीचे गिर गया। अगर मेन फैन हटने से इनकार कर देता तो झाओ मुकिंग को घुटनों के बल बैठकर रेंगते हुए मेन फैन के पैरों तक जाना पड़ता। ऊंचाई एकदम सही है। इसका अर्थ पहले से ही स्पष्ट है। नहीं मेन फैन, मैं यह नहीं कर सकती। मुझे मजबूर मत करो। मैं तुम्हारे लिए ये कर सकती हूँ, चाहे कितना भी खर्चा हो। कृपया मुझे जाने दो। झाओ मुकिंग जमीन पर धंसी बैठी कांप रही थी। वह इतनी डरी हुई थी कि रोने लगी। यहाँ तक कि मेन फैन को भी शक था कि अगर उसने उसे 2 बार और मारा तो झाओ मुकिंग डर के मारे पेशाब भी कर सकती है। लेकिन ऐसा जितनी बार होता है, मेन फैन उतना ही ज्यादा उत्साहित हो जाता है। लेकिन मैं खाने के मामले में बहुत नखरे वाला हूँ। मुझे साफ सुथरी चीजें पसंद है और मुझे गंदा भुना हुआ चिकन पसंद नहीं है। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुम फोन नहीं उठाते तो मैं लुओ तियानियो को फोन करके खाता चेक करवाऊंगा। उसे बहुत खुशी होगी कि मैंने उसे 10 मिलियन वापस दिलाने में मदद की। 1 2 3। झाओ मुकिंग का चेहरा निराशा से भरा हुआ था और उसके पास कोई विकल्प नहीं था। लड़ाई मत करो। धीरे धीरे घुटने टेकें, जमीन पर लेट जाएं और धीरे धीरे रेंगते हुए मेन फैन की ओर बढ़ें। हाँ, बस यही है। क्या आपको नहीं लगता कि आप अच्छा काम कर सकते हैं? झाओ मुकिंग को कुत्ते की तरह उसकी ओर रेंगते हुए देखकर मेन फैन अपनी भड़ास निकालने की खुशी से भर गया। झाओ मुकिंग, आज का दिन तुम्हारे पास भी है, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है।
जैसे ही झाओ मुकिंग की तलवार की ऊर्जा मुक्त हुई, मेन फैन ने झाओ मुकिंग के बाल खींचे और कहा, तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैंने तुम्हें कड़ी सजा देने का फैसला किया है। मेन फैन, तुम क्या करना चाहती हो? नहीं। उफ। शेन यानरान होटल से बाहर भागी और राहत की सांस ली, लेकिन कार में वापस जाकर इंतजार करने के बजाय वह दरवाजे के बाहर छिप गई और चुपके से अंदर देखने लगी। उसने देखा कि झाओ मुकिंग गुस्से में अंदर आई और फिर मेन फैन ने पानी का गिलास छीनकर उसके सिर पर थप्पड़ मार दिया, बार बार तब तक जब तक खून बहना शुरू न हो जाए। शेन यानरान इतनी डर गई थी कि वह लगभग चीख ही पड़ी। फिर उसने देखा कि झाओ मुकिंग और मेन फैन आज्ञाकारी ढंग से निजी कमरे में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन अब 1 घंटे से अधिक समय बीत चुका है और यह अभी तक सामने नहीं आया है। बंद दरवाजे को देखते ही उसे अचानक लगा कि यह दृश्य उसे जाना पहचाना सा लग रहा है। थोड़ी समझदारी रखें, वह तो पहले ही गिर चुका था। क्या ऐसा हो सकता है कि झाओ मुकिंग भी बच न पाए? क्या यह मेन फैन वाकई कुछ करने की हिम्मत रखता है? लेकिन झाओ मुकिंग को मेन फैन द्वारा अपमानित किए जाने के बारे में सोचकर शेन यानरान को दुख नहीं हुआ, बल्कि थोड़ी खुशी महसूस हुई। झाओ मुकिंग के साथ जो कुछ हुआ उसका उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अगर मेन फैन ने अपना गुस्सा झाओ मुकिंग पर निकाला होता तो वह उसे दोबारा नहीं ढूंढता। अचानक फोन की घंटी बजी। प्रिया, आप कहाँ हैं? फोन से लुओ तियान्यू की आवाज आई। शेन यानरान ने अपनी उंगलियों को थोड़ा सा भींच लिया। अतीत में लुओ तियान्यू को यह भी पता था कि उसकी पत्नी कितनी सुंदर थी और उसे डर था कि कोई शेन यानरान का अपहरण कर लेगा, और वह शेन यानरान के संपर्क विवरण पूछने के लिए हर घंटे फोन करना चाहता था। पर अब मेन फैन ने डांस स्कूल में उसके साथ बलात्कार किया और उसे शाम तक शॉपिंग के लिए घसीटा, और इस कमीने ने अब तक उसे फोन करने के बारे में सोचा तक नहीं। निश्चित रूप से लियू लिनलिन और उसके गर्भ में पल रहे उस नाजायज बच्चे के साथ उसे उसकी जिंदगी या मौत की भी परवाह नहीं थी। शेन यानरान को दुख और घृणा महसूस हुई। अगर तुम मुझे नजरअंदाज करोगे तो मैं सिर्फ दोस्तों के साथ शॉपिंग पर ही जा सकती हूँ। अगर तुम्हें कुछ कहना हो तो कृपया मुझे बताओ। लुओ तियान्यू को नहीं पता था कि शेन यानरान क्यों गुस्सा थी, और वह अब भी मुस्कुरा रहा था। मेरे कुछ दोस्त हैं जो खेलने के लिए दूसरी जगहों से आए हैं और उनके पास रहने की जगह नहीं है। क्या फेंगहुआ कम्युनिटी के पश्चिमी इलाके में स्थित डुप्लेक्स फ्लैट हमेशा खाली नहीं रहता? मैं उन्हें कुछ समय के लिए वहां रहने दूंगा। कौन से दोस्त? वे तो लियू लिनलिन और उसकी कमीनी टोली है ना? तुम तो बड़े ही अच्छे हो लुओ तियान्यू। तुम्हें मेरी जान की कोई परवाह नहीं, और तुम ये घर भी इस कुतिया को देना चाहते हो। क्या आपको भविष्य में मुझे घर से बाहर जाने देना ही होगा ताकि आपके 3 लोगों के परिवार के लिए जगह बन सके? असहनीय अपमान और आक्रोश मेरे सीने में फैल गया, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। लुओ तियान्यू को लगा कि शेन यानरान मान गई है और अब भी चालबाजी कर रही है। वैसे मेरी पत्नी झाओ मुकिंग ने मेरे फोन का जवाब नहीं दिया है। उसने पहले कहा था कि वह व्यावसायिक गली जा रही है। क्या आपने उसे देखा है? झाओ मुकिंग, हे, आपके प्यारे वित्तीय निदेशक को शायद कोई यातना देकर मार रहा है। मुझे तुम्हारी परवाह करने का समय नहीं है। ये सोचते ही शेन यानरान के मन में अचानक बदला लेने की भावना जागृत हुई। इस मामले में मेन फैन, मैं आपकी मदद करूंगा। जब आप ऐसा कहते हैं तो मुझे सच में लगता है कि मैंने झाओ मुकिंग और एक अन्य व्यक्ति को होटल में प्रवेश करते देखा था। मुझे लगता है कि आज रात उसके पास आपके फोन का जवाब देने का समय नहीं है। चैप्टर 25। क्या वह प्यार में है? लुओ तियान्यू स्तब्ध था, लेकिन वह झाओ मुकिंग के स्वभाव को भी जानता था। अगर उसने उसकी पसंद की चीजों में दखल दिया तो वह खुद भी उसके सामने शर्मिंदा हो जाएगा। तो मैं उसे कल ढूंढ लूंगा। पत्नी, तुम आराम से खरीदारी कर सकती हो। मुझे बाद में फोन कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। दिखावा करो, दिखावा करते रहो। तुम्हें यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि मैं बाहर खरीदारी कर रही थी। आखिरकार इस कमीनी लियू लिनलिन की वजह से तुम्हारी 2 लोगों की दुनिया में कोई खलल नहीं पड़ा। ये लिखते समय मुझे उम्मीद है कि पाठक हमारे डोमेन नाम ताइवान नॉवल नेटवर्क को याद रखेंगे। फोन रखने के बाद शेन यानरान को अचानक रोने का मन हुआ, लेकिन वह एक भी आंसू नहीं बहा सकी। नहीं, ये कमीना मेरे आंसुओं के लायक नहीं है। वह मेरे आंसुओं के लायक नहीं है। अचानक उसके मन में मेन फैन की छवि कौंध गई। हालांकि यह लड़का पहले बहुत घमंडी था, लेकिन अब उसे लगता है कि मेन फैन उतना घृणित नहीं है जितना उसने सोचा था। आप जो चाहें मुझे दे दीजिए, आपके माता पिता भी इस पर विचार करेंगे। एकमात्र शर्त यह है कि आपको उसके साथ पोकर खेलना होगा। पहले तो मुझे घिन आती थी, लेकिन अब मुझे इस प्रक्रिया में मजा आने लगा है ना? मुझे भी खुशी मिली। ऐसे में आप और क्या सोचते हैं? धोखाधड़ी का मूल अपराधबोध धीरे धीरे गायब हो गया। शेन यानरान ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। मुझे तो यह शादी चाहिए ही नहीं।
लियो तियान्यू, अब से हम दोनों अपने अपने तरीके से खेल सकते हैं और हम कभी एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे। इसी समय फोन पर दोबारा संदेश आया। यह मेन फैन है। जल पर्दे वाली गुफा निजी कमरा, यहाँ आओ। शेन यानरान हैरान रह गई। क्या मेन फैन का खेल खत्म हो गया? ये सिर्फ 1 घंटे से थोड़ा अधिक समय तक चला, जो मेन फैन की शैली के विपरीत था। शेन यानरान चुपचाप कमरे में दाखिल हुई और दरवाजा बंद कर दिया। झाओ मुकिंग को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। शेन यानरान, वो क्यों आई? जब मैं सबसे ज्यादा शर्मिंदा था तब किसी ने मुझे सच में देख लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि शेन यानरान अभी अभी मेन फैन के साथ खाना खा रही थी? शेन यानरान भी असमंजस में थी। लगता है कि मेन फैन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो उसने जानबूझकर ऐसा किया। मेन फैन के साथ उनके रिश्ते का पर्दाफाश हो गया, लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाल लिया। तो एक्सपोजर के बारे में क्या? लियो तियान्यू भाड़ में जाए, उसे अब कोई परवाह नहीं है। इसके अलावा झाओ मुकिंग लियो तियान्यू की विश्वास पात्र है। मेन फैन को झाओ मुकिंग को प्रताड़ित करते देख शेन यानरान को अचानक अपने दिल की गहराई से बदला लेने की भावना महसूस हुई। यह अविश्वसनीय रूप से शानदार है। मेन फैन ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। एक ओर तो उसने झाओ मुकिंग को प्रताड़ित किया, जानबूझकर उसके सबसे शर्मनाक पक्ष को उजागर किया और उसे टूट जाने के लिए मजबूर किया। दूसरी ओर ये झाओ मुकिंग को शेन यानरान और खुद के बीच के रिश्ते को देखने की अनुमति भी देता है, ताकि वह शेन यानरान और झाओ मुकिंग दोनों को एक ही समय में नियंत्रित कर सके। लेकिन शेन यानरान की प्रतिक्रिया उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग थी। बादल शांत थे और हवा हल्की चल रही थी और घबराहट का कोई नामोनिशान नहीं था। इससे मेन फैन को बहुत अधूरापन महसूस हुआ। लेकिन अगले दृश्य ने मेन फैन और झाओ मुकिंग दोनों को चौंका दिया। शेन यानरान झाओ मुकिंग के पास गई और हल्की सी मुस्कान दी। झाओ मुकिंग, हम पुराने परिचित हैं। क्या आप मदद करना चाहेंगे? खत्म करना। शेन यानरान, मुझे तुमसे नफरत है, मुझे तुमसे नफरत है। झाओ मुकिंग को ऐसा लग रहा था जैसे वह टुकड़ों में बिखर गई हो। मेन फैन संतुष्ट थी। मानव संसाधन विभाग में नए कर्मचारियों की भावना पुराने कर्मचारियों की भावना से बिल्कुल अलग होती है। इतना ठंडा। झाओ मुकिंग, अगर तुम आकर मुझे डांटोगे तो मैं आज ही तुमसे बदला लूंगा। मेन फैन झाओ मुकिंग के तकिए के पास उखड़ बैठ गया और शैतानी मुस्कान के साथ बोला, श्रीमान झाओ, क्या आप ठीक महसूस कर रहे हैं? मेन फैन, चुप रहो, मुझमें गाली देने की भी ताकत नहीं है। बस हौंफ रही थी। मैं जा रहा हूँ। लियो तियान्यू मुझे ढूंढ रहा होगा। कृपया। झाओ मुकिंग ने बेतुके बहाने बनाए, इस उम्मीद में कि मेन फैन उसे हर हाल में जाने देगा। लेकिन शेन यानरान मुस्कुराए और बोली, जल्दी क्या है? मैंने तुम्हारे लिए छुट्टी के लिए आवेदन कर दिया है। झाओ मुकिंग की आश्चर्यचकित निगाहों के बीच शेन यानरान ने मेन फैन के कान में फुसफुसाते हुए कहा, लियो तियान्यू ने अभी अभी मुझे फोन किया था। मैंने उसे बताया कि झाओ मुकिंग और वह आदमी होटल में चले गए हैं, इसलिए वह आज रात आपको परेशान करने के लिए फोन नहीं करेगा। तुम्हारे और मेन फैन के पास खेलने के लिए पूरी रात है। क्या तुम खुश हो? शेन यानरान हंस पड़ी, थोड़ी उन्मादी होकर, थोड़ी पागलों जैसी भी। मेन फैन अचंभित रह गया और उसने अपने होठों के कोने ऊपर उठाते हुए कहा, शाबाश। झाओ मुकिंग पागल है। 2 घंटे और बीत गए और रेस्टोरेंट की टेस्टिंग पूरी होने वाली थी, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ था। मैनेजर ने बहादुरी का नाटक किया और दरवाजा खटखटाने आया, लेकिन शेन यानरान ने उसे बाहर बुला लिया। इस समय निजी कमरा पहले से ही अस्त व्यस्त था। क्लिक क्लिक क्लिक। मेन फैन ने विशेष रूप से झाओ मुकिंग के लिए कई उत्तेजक पोज दिए और 360 डिग्री के कोण से तस्वीरें खिंचवाईं। क्या मुझे आपके लिए एम्बुलेंस बुलानी चाहिए? नहीं। मेन फैन, कृपया मुझे जाने दो। मुझे सच में पता है कि मैं गलत थी। मैंने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, अब कठोर होने की हिम्मत नहीं बची थी। मेन फैन को पता था कि झाओ मुकिंग पहले ही हार मान चुकी है। यह इतना संपूर्ण है कि मैं इसे पकड़ भी नहीं सकता। यह मेन फैन सचमुच बहुत मजबूत है। हालांकि वह अनुभवहीन थी, लेकिन उसकी सबसे अच्छी दोस्त मजाक में कहती थी कि वे अक्सर रिश्ते को तब खत्म कर देती थी जब वे पूरी तरह से खुश नहीं होती थी, और वे अपने बॉयफ्रेंड को बेकार कहकर उनका मजाक भी उड़ाती थी। लेकिन मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेन फैन एक राक्षस है। अब एकमात्र रास्ता यही है कि या तो आप खुद ही आगे बढ़ें, या कम से कम बाहरी लोगों के सामने अपनी अटूट छवि को बनाए रखें। आपने मुझसे वादा किया था, मुझे उम्मीद है कि आप उसे पूरा करेंगे। वह उठने के लिए संघर्ष कर रहा था, शांत होने का नाटक कर रहा था और अपनी फटी और क्षतिग्रस्त जैकेट को ठीक कर रहा था। ऐसा लगता है कि झाओ मुकिंग कड़ी मेहनत करता है, लेकिन वह खुद से झूठ बोल रहा है। शेन यानरान ने अचानक मजाक में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ पैर उठाकर बाहर निकलने से तुम बेदाग हो गए? खुद से झूठ मत बोलो। शेन यानरान, कमीनी, चुप हो जा।
उन्मादी ढंग से झाओ मुकविंग ने शेन यानरान की ओर देखा। यह तो एक ही बार में खत्म हो जाना चाहिए था। अगर उसने अचानक से गड़बड़ न की होती तो वह इतना दुखी न होता। लेकिन अचानक उसकी आंखें काली पड़ गईं। स्नैप! शेन यानरान ने झाओ मुकिंग के चेहरे पर थप्पड़ मारा। बदबूदार कुतिया, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम कंपनी की सबसे बड़ी और शक्तिशाली उपाध्यक्ष हो? अब खुद को देखो। मेंग फैन ने तुम्हें बुरी तरह से चोदा है, पूरी तरह से। अब से तुम मेंग फैन के सामने सिर्फ एक कुतिया हो, अपनी भड़ास निकालने वाली एक वेश्या। अभी और आगे भी तुम ये नाटक क्यों कर रही हो? इस समय शेन यानरान ने लुओ तियान्यू के प्रति अपने गुस्से में झाओ मुकिंग को भी शामिल बताया। इस थप्पड़ से उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह लुओ तियान्यू के चेहरे पर थप्पड़ मार रही हो। यह इतना स्वादिष्ट था, इतना स्वादिष्ट कि वह रुक ही नहीं पाई। शेन यानरान के इस अचानक हुए व्यवहार से मेंग फैन भी स्तब्ध रह गया। यह महिला अचानक इतनी आक्रामक क्यों हो जाती है? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और शेन यानरान सही है। वो तो बस एक बदतमीज औरत है, तुम नाटक क्यों कर रहे हो? शेन यानरान को देखने का उसका नजरिया भी बदल गया। श्रीमती शेन, आप मुझे दिन ब दिन और भी ज्यादा पसंद आने लगी हैं। झाओ मुकिंग लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसने अपना जलता हुआ चेहरा ढक लिया और बेहोशी की हालत में चली गई। मेंग फैन ने उसे तंग किया और अब शेन यानरान भी उसे तंग कर रही है। कितनी व्यभिचारी है। मैं एक भरोसेमंद व्यक्ति हूँ। चूंकि आपने मुझे खुश किया है, इसलिए मैं कंपनी के फंड की आपकी चोरी का खुलासा नहीं करूंगा। झाओ मुकिंग ने राहत की सांस ली। लेकिन मैं लुओ तियान्यू की कंपनी को कभी नहीं छोड़ूंगा। भविष्य में तुम लुओ तियान्यू की कंपनी से छुटकारा पाने में मेरा सहयोग करोगे और अपना फोन 24 घंटे चालू रखोगे, ताकि जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत हो मैं तुम्हें कॉल कर सकूं। अन्यथा अभी अभी ली गई तस्वीरें अचानक किसी मनोरंजन जगत की सुर्खियों में दिखाई दे सकती हैं। सुश्री झाओ का फिगर कुछ मीडिया में दिखाई देने वाली घटिया लड़कियों से कहीं बेहतर है। मुझे लगता है कि अगर ये तस्वीर सच में पोस्ट हो जाती है तो लोग इसे डाउनलोड करने के लिए जरूर टूट पड़ेंगे और देर रात अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए इसे देखेंगे। मेंग फैन वास्तव में इसे लंबे समय तक रखना चाहती है। झाओ मुकिंग इतनी क्रोधित थी कि उसके चांदी के दांत टूटने ही वाले थे, लेकिन जब उसने दूसरा भाग सुना तो वह तुरंत ही भय से भर गई। जब उसने इस तरह की किसी चीज का सामना करने के बारे में सोचा तो उसका शरीर कांपने लगा और मेंग फैन जमीन पर घुटने टेकते हुए शारीरिक रूप से उल्टी करने लगी। कदापि नहीं, नहीं मेंग फैन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेंग फैन, कृपया मुझे माफ कर दो, इसे मत भेजो प्लीज। उफ! मेंग फैन ने उसके बाल पकड़े और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम आज्ञाकारी हो या नहीं। मैं आज्ञाकारी हूं, मैं आज्ञाकारी हूं। झाओ मुकिंग पूरी तरह से डर गई थी। मेंग फैन ने संतुष्टि से झाओ मुकिंग को छोड़ दिया और यहां तक कि उसके चेहरे से आंसू पोंछने के लिए एक टिश्यू भी निकाला। असल में तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि मेरी औरत होना कितना अच्छा है। भविष्य में आप मुझे धन्यवाद दे सकते हैं। झाओ मुकिंग ने मेंग फैन को शेन यानरान को पीछे से खींचते हुए देखा। उसकी आंखों में निराशा झलक रही थी। यह मेंग फैन तो सचमुच एक शैतान है। ... जब वे रवाना हुए तो मेंग फैन कार में काफी शांत और तनाव मुक्त थी। आज की अनलोडिंग बहुत ही व्यवस्थित तरीके से हुई और यह इतनी ताजगी भरी थी कि इसका वर्णन करना असंभव है। मुझे अब भोजन करने में शेन यानरान की मदद की जरूरत नहीं थी। क्या तुम अपने घर वापस जा रहे हो या अपने माता पिता के घर? मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। शेन यानरान ने शांत भाव से खिड़की से बाहर देखा। क्या तुम आज रात ठीक हो? मेंग फैन अचंभित रह गई और कुछ पल के लिए देखती रही। आप खुद देख सकते हैं। शेन यानरान ने अपना हाथ बढ़ाया और शर्माते हुए उसे मेंग फैन की जांघ पर फेर दिया। ठीक है, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। मेंग फैन की ताकत को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। अपना मोबाइल फोन निकालें और कॉल करें। प्रिय, क्या तुम्हारी खरीदारी आखिरकार पूरी हो गई? लुओ तियान्यू ने अभी अभी बोलना समाप्त किया है। मैं आपको बता रही हूँ, मैं आज अपनी सबसे अच्छी दोस्त के घर पर रुक रही हूँ और मैं इन दिनों उसके साथ समय बिताऊंगी, इसलिए आपको मुझे लेने आने की जरूरत नहीं है। अरे, कौन सा सबसे अच्छा दोस्त? इसकी चिंता मत करो। पाह! शेन यानरान ने फोन काट दिया और गुस्से भरी निगाहों से मेंग फैन को देखने लगी। इन दिनों मेरा घर जाने का मन नहीं करता, क्या मैं आपके घर आ सकता हूँ? मैंने अभी तक उस प्रेसिडेंशियल स्वीट में नहीं ठहरा है जिसकी एक रात की कीमत 100,000 युआन है। खुशी इतनी अचानक आई कि मेंग फैन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन मेंग फैन शेन यानरान की धुंधली आंखों से समझ गया, शेन यानरान को इस समय भावुक सांत्वना की सख्त जरूरत है। उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। चैप्टर 26। जब मेंग फैन की नींद खुली तब तक कई दिन बीत चुके थे। शेन यानरान एक बिल्ली के बच्चे की तरह लालच से मेंग फैन की बाहों में सिमट गई।
पिछले कुछ दिनों की अफरा तफरी को याद करते हुए मेन फैन भी थोड़ी स्तब्ध रह गई थी। उस रात शेन यानरान की मुहर अचानक खुल गई। होटल लौटने के बाद वे दोनों फिर कभी बाहर नहीं गए। बाथरूम से लेकर अध्ययन कक्ष तक और फिर सोना से लेकर बैठक कक्ष तक, खुले आसमान में बने स्विमिंग पूल में स्वतंत्र रूप से तैरते हुए, प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हुए पूरे जियांगचेन का भ्रमण करें। खेलने के बाद खाना खाएं, खाने के बाद सोएं और जागने के बाद भी यही प्रक्रिया दोहराएं। पहले 2 दिनों में लुओ तियान्यू ने शेन यानरान का पता पूछने के लिए कई बार फोन किया, लेकिन शेन यानरान ने सीधे फोन नहीं उठाया। अंत में वह नाराज हो गई और लुओ तियान्यू को चले जाने को कह दिया। झगड़े के बाद लुओ तियान्यू भी गुस्से में था और उसने शेन यानरान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। शेन यानरान ने बेड़ियां फेंक दी और खुद को मेन फैन की बाहों में झोंक दिया। लुओ तियान्यू, ये हरी टोपी तुमसे चिपकी हुई है। हालांकि मेन फैन ने यह सोचकर आह भरी कि उसका उन्नत शरीर बहुत ही असामान्य था। मैं हर दिन ऊर्जा से भरपूर रह सकता हूँ। मेन फैन, मत जाओ। मेन फैन अभी बिस्तर से उठा ही था कि एक हाथ ने उसे प्यार से अपनी ओर खींच लिया। शेन यानरान ने अपनी आंखें सिकुड़ी, उसके गाल लाल हो गए। आखिरकार इतने वर्षों में मैंने कभी भी इतने उच्च गुणवत्ता वाले जीवन का आनंद नहीं लिया है। मेन फैन ने शेन यानरान को देखा जो अभी भी असमंजस में चिल्ला रही थी और उसे हंसी आ रही थी। अति सुंदर, क्या आपको अपना वजन नहीं पता? मेन फैन जानता था कि अगर वह ऐसा करता रहा तो शायद वह ठीक रहेगा, लेकिन शेन यानरान को निश्चित रूप से अस्पताल जाना पड़ेगा। काम और आराम को मिलाकर ही सतत विकास हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा मुझे आज कुछ गंभीर काम करना है। फोन खोलने पर पता चला कि वह संदेशों से भरा हुआ था। सबसे पहले चेन याओ का नाम लिया गया, जिसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया। सजावट टीम ने कुछ दिन पहले निर्माण कार्य शुरू किया था और वह प्रतिदिन बड़े फ्लैट की सजावट की स्थिति की रिपोर्ट देती थी। उसने प्रत्येक कमरे की निर्माण स्थिति को सावधानीपूर्वक दिखाने के लिए सुबह, दोपहर और शाम के अलग अलग समय में मेन फैन की तस्वीरें ली। मेन फैन की घरेलू नौकरानी के रूप में वह बहुत ही कुशल थी। इन दिनों मेन फैन अक्सर सुधार के लिए अस्थायी सुझाव भी देते रहते थे। बेशक उस समय मेन फैन या तो फरारी चला रहा था या ऑपरेशन की तैयारी कर रहा था। ग्रानोक सिक्योरिटी कंपनी पैसे के मामले में बहुत तेजी से काम करती है। प्रगति को देखते हुए ये काम अधिकतम आधे महीने में पूरा हो जाएगा। चेन याओ मुस्कुराए और बोली, आखिरकार यह आपका ही घर है। इसका निर्माण कई दिनों से चल रहा है। आप खुद आकर क्यों नहीं देख लेते? मैं व्यस्त हूँ। उसने हाथ उठाकर बगल में बैठी शेन यानरान के कोमल शरीर को 2 बार चुटकी काटी। मैं बाद में आऊंगा। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन कैसा चल रहा है? डॉक्टर ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में उनके शरीर ने अच्छी तरह से तालमेल बिठा लिया है। उनका ऑपरेशन आज हो सकता है। तो फिर मेरे लिए घर क्यों ढूंढ रहे हो? अभी तुरंत अस्पताल जाओ और अपनी चाची के साथ जाओ। फोन के दूसरी तरफ चेन याओ ने अपने होंठ सिकुड़े और फोन को कसकर पकड़ लिया। मुझे अपने दिल में खुशी का एहसास हुआ। परिवार में अचानक आए बदलाव के बाद से मुझे इस तरह की सच्ची देखभाल का एहसास हुए कितना समय हो गया है। जैसे जैसे मैं इसके बारे में सोचता गया, मेरा दिमाग और भी गर्म होता गया। मैंने मन में उठ रहे विचलित करने वाले विचारों को दूर भगाने के लिए जल्दी से अपना सिर हिलाया। मेन फैन इतना प्रतिभाशाली है, उसकी शादी तो बहुत पहले ही हो गई होगी। मैं इतनी लापरवाही से दखल कैसे दे सकता हूँ? चेन याओ, खुद को अपनी जगह रखकर देखो। तुम तो बस एक साधारण इंसान हो, तुम दोनों साथ नहीं रह सकते। उन्होंने तुम्हारी माँ को ठीक करने में मदद की, तुम्हें और अधिक मांगने के बजाय उनका आभारी होना चाहिए। चेन याओ ने मन ही मन खुद को दिलासा दिया, सब ठीक है। सही। चेन याओ ने अचानक बातचीत में दखल दिया। मेन फैन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और दूसरी खबरें पढ़ना जारी रखा। मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि पिछले कुछ दिनों में लियू परिवार के इन दरिंदों ने मुझे परेशान नहीं किया। अजीब बात है, क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें वह बेवकूफ लुओ तियान्यू मिल गया हो, इसलिए वे मेरे बारे में भूल गए हो? इसी दौरान एक फोन आया। वह वांग ली था। श्रीमान मेंग, पिछली बार आप जिस व्यक्ति की तलाश कर रहे थे वह मुझे मिल गया है, लेकिन मैं उससे मिलने के योग्य नहीं हूँ। मेन फैन की आंखें चमक उठी। इसे ढूंढना अच्छा है, मेरी इस पर नजर रखने में मदद करें और अगर आपको मिलने का मौका मिले तो मुझे तुरंत बताएं। फोन रख दो। आज आप आराम करें, अपने चाचा और चाची से मिलने वापस जाएं, उन्हें आपकी कमी महसूस हो रही होगी। इस क्रेडिट कार्ड को अपने पास रखें और इसे अपनी इच्छानुसार खर्च करें। उसने धीरे से शेन यानरान की नाक खुजलाई। हाथ मुंह धोने के बाद वह जल्दी से बाहर निकल गया। जैसे ही वह सीढ़ियों से नीचे उतरा, उसने गलियारे में एक सुंदर आकृति को देखा। मेन फैन के होठों के कोने ऊपर उठ गए। क्या कोई फिर से सुबह सुबह खाना देने आया था? फेंगहुआ समुदाय का पश्चिमी जिला। लियू लिनलिन का परिवार लुओ तियान्यू के बड़े फ्लैट में रहने चला गया।
लियू लिनलिन और बच्चे की खातिर उन्होंने लियू लिनलिन और लियू जियांग को हजारों डॉलर जेब खर्च के रूप में दिए। हालांकि मेंग फैन का क्रेडिट कार्ड मौजूद था, भला किसे ज्यादा पैसे होने की शिकायत होती। परिवार ने चुपचाप क्रेडिट कार्ड का जिक्र नहीं किया। इन दिनों मैं इतना आराम से था कि मैं मेंग फैन को परेशान करना भी भूल गया था। लियू जियांग 20,000 युआन से अधिक कीमत वाले सोफे पर बैठे हुए बोले, ये कितना शानदार है। इससे पहले मैंने इतने फिजूल खर्ची के साथ इतना आरामदायक जीवन कब जिया था। अगर भविष्य में ये घर हमारा हो जाए तो कितना अच्छा होगा, फिर जिया और मैं अपनी मर्जी से खेल सकेंगे। तुम्हारी यही इच्छा है, ये घर मेरा है। लियू लिनलिन ने कतई हार नहीं मानी। वांग फोंग तरबूज के बीज खा रही थी, हंसते हुए उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं। बहन होने के नाते तुम अब भी अपने भाई से घर के लिए लड़ रही हो। भविष्य में तुम लुओ तियान्यू से दूसरा घर मांग सकती हो और यह घर तुम्हारे भाई के लिए शादी के लिए रखा जाएगा। बकवास, जब वो कमाता ही नहीं तो मैं उसे सब कुछ क्यों दूं? वो मेरी बेटी है, वो बचपन से ही ऐसी है, क्या मुझे बुढ़ापे में उसका सहारा बनना पड़ेगा? और आप और पिताजी, इनमें से कौन सी चीज मैंने नहीं कमाई है? आप मेरा खाना खाते हैं, मेरा घर इस्तेमाल करते हैं और हर दिन मेरे घर में रहते हैं, लेकिन फिर भी यह काफी नहीं है और आप इसे मुझसे छीनना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं। वांग फैंग और लियू जियांग का दम घुट गया। खरबूजे के बीज का छिलका वांग फोंग के टूटे हुए सामने के दांतों के बीच से उसके गले में गिर गया, जिससे वह लगभग दम घुटकर मर गई। माँ और बेटे ने लियू लिनलिन को जवाब देने की हिम्मत नहीं की। ये दांत मेंग फैन ने तोड़ दिया था। ये सब मेंग फैन की गलती है। अगर वो इसमें दखल देगा तो कुछ भी अच्छा नहीं होगा। बहस करना बंद करो, मुझे कुछ अच्छी खबर मिली है। लियू देजू जल्दी से बाहर से घर में घुस आए। क्या आपको पता है कि नीचे वाले बड़े फ्लैट का नवीनीकरण हो रहा है? इस बड़े फ्लैट में क्या खराबी है? लियू जियांग ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से पीछे मुड़कर देखा। उन्हें पता चला कि उनके घर में आते ही नीचे के हिस्से का नवीनीकरण शुरू हो गया है और वे इस बारे में बहस करने के लिए नीचे भी गए। लेकिन जब उन्होंने निर्माण दल को बड़े और मजबूत रूप में देखा तो वे डर गए। लियू देजू उत्साहित होकर बोली, मैंने पता लगाया और यह घर वास्तव में मेंग फैन ने खरीदा था। चैप्टर 27। क्या नीचे वाला घर इतना गंदा है? मजाक कर रहे हो? वांग फैंग, लियू जियांग और लियू लिनलिन सभी उछल पड़े। इस डुप्लेक्स अपार्टमेंट की कीमत 30 मिलियन से अधिक थी। जब मेंग फैन ने घर बेचा और लुओ तियान्यू को लूटा तो उसे 6 मिलियन से कम रकम मिली। उसे यह पैसा कहां से मिला? अचानक मुझे चेन याओ की याद आ गई, जो काम की देखरेख करने के लिए हर रोज नीचे आती थी। मैं व्यक्तिगत रूप से हर बार निर्माण स्थल पर जाता हूं और मैं उतनी ही सावधानी और सतर्कता बरतता हूं जितनी कि अपने घर की निगरानी करता हूं। क्या इस घर का उससे अभी भी कोई संबंध है? यह महिला अवश्य ही मेंग फैन की प्रेमिका होगी, इसलिए मेंग फैन ने चुपके से उसके लिए एक घर खरीदा। लियू जियांग चिल्लाया, जब मैं ये लिख रहा हूं तो मुझे उम्मीद है कि पाठकों को हमारा डोमेन नाम ताइवान नोवेल नेटवर्क 21.com याद होगा। सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। इसमें कोई हैरानी नहीं कि वह घर बेचने और लियू लिनलिन से तलाक लेने के लिए बेचैन था। पता चला कि मेंग फैन ने नाजायज बच्चे को पाला था। उन्होंने चुपके से बिना उन्हें बताए $30 मिलियन का एक डुप्लेक्स भी अग्रिम रूप से खरीद लिया था। यह पैसा यकीनन थोड़े समय में कमाया नहीं जा सकता। मेंग फैन ने तलाक से पहले इतनी बड़ी रकम गुप्त रूप से छिपा रखी होगी। वैवाहिक संपत्ति का उचित मूल्य 30 मिलियन। हमें भी इस पैसे में हिस्सा मिलना चाहिए। ये कमीना। वांग फोंग ने अपनी छाती पिटी और पैर पटके। ये वैवाहिक संपत्ति होनी चाहिए। उस कमीने को इसे उगल देना चाहिए। हाँ, एक वकील ढूंढें और मुकदमा दायर करें। घर खरीदने में इतना पैसा खर्च करने के बाद मेंग फैन के पास और भी पैसा होना चाहिए। उनका पुराना लियू परिवार समृद्ध है, लेकिन लियू लिनलिन का चेहरा पीला पड़ गया था। तुम मेरे द्वारा हस्ताक्षरित तलाक समझौते को भूल गए हो। मैं घर छोड़ रही हूँ। हंसी अचानक रुक गई। तो क्या वे कोई पैसा नहीं कमा सकते? लियू जियांग को अचानक एक विचार आया। हमारे पास एक उपाय है। अब नीचे जाओ और उस छोटे शैतान को पकड़ो। अगर वह मेंग फैन के साथ अपने संबंध की बात कबूल कर लेता है तो ये साबित हो जाएगा कि मेंग फैन का भी शादी के दौरान संबंध था और फिर हमारे पास बात करने के लिए कुछ होगा। जानवर बेहद खुश थे। मेरा बेटा सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। चलो उस छोटे शैतान को ढूंढकर हिसाब बराबर करते हैं। राष्ट्रपति स्वीट का प्रवेश द्वार। मेंग फैन का होना एक अजीब संयोग है। ली शिकी के हाथ में कुछ था, मानो वह फर्श पर गश्त लगा रही हो, और संयोगवश वह मेंग फैन के दरवाजे पर आ गई। खूबसूरत मेकअप, शानदार कपड़े और यहां तक कि मुस्कान भी कड़ी मेहनत का एहसास दिलाती है। मेंग फैन ने एक नजर में ही समझ लिया कि यह आदमी यहां काफी देर से इंतजार कर रहा होगा। इन दिनों ये लगभग हर दिन मौजूद होना चाहिए। संयोगवश मिलने का नाटक करना कितना घटिया तरीका है, लेकिन ये काम करता है।
खैर, यह एक संयोग है। मेन फैन वहां से गुजरी और लिफ्ट में चली गई। ली शिकी की मुस्कान फीकी पड़ गई। मेन फैन ने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? क्या आपका मेकअप खराब हो गया है? क्या कपड़े उतने सुंदर नहीं है? या क्या पिछले 2 दिनों में आपका वजन बढ़ गया है? नहीं, क्या यह नहीं कहा जाता कि जो पुरुष सुबह उठते हैं वे इसे हर दिन चाहते हैं? लिफ्ट बंद होने वाली थी, ये देखकर वह जल्दी से उसके पीछे गया। क्या आपने नाश्ता कर लिया है? हमारे होटल में नाश्ता बहुत अच्छा है, मैं आपको वहां ले जा सकता हूँ। नहीं, मुझे आज कुछ और काम करना है। वह, जब मैं सोच रहा होता हूँ तो मुझे परेशान होना पसंद नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ली शिकी के सभी शब्दों को दबा दिया गया। पिछली बार जब मेरी पिटाई हुई थी तो कुछ नहीं हुआ था। मैं उस पिटाई को व्यर्थ नहीं जाने दे सकता था। लेकिन उसने मेन फैन को परेशान करने की हिम्मत नहीं की और वह असहज महसूस कर रहा था। मेन फैन ने कुछ समय निकालकर ली शिकी को तिरछी नजरों से देखा। शर्मिंदगी की हालत में उन्हें सहला रहे ये छोटे छोटे पैर वास्तव में उन्हें अपने कंधों पर रखकर कसकर दबाना चाहते थे। वैसे ली शिकी की पिंडलियां वाकई बहुत खूबसूरत है और उत्तम काले रेशमी मोजों के साथ वे कलाकृति जैसी दिखती है। आप इसे जितना ज्यादा देखेंगे यह उतना ही आरामदायक होता जाएगा। वैसे मेरा मन पेडिक्योर करवाने का कर रहा है। क्या आप खाली हैं? मेरे साथ कुछ काम निपटाने चले। ली शिकी इस बात को लेकर चिंतित थी कि वह मेन फैंटाओ के करीब कैसे पहुंचे, लेकिन अचानक वह बेहद खुश हो गई। ठीक है, आज मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। मैं अभी छुट्टी के लिए अर्जी दाखिल करने जाता हूँ। गैराज में मेन फैन की मैक्लारेन P1 को देखकर ली शिकी लगभग चरम सुख की अनुभूति करने लगी। मैंने काफी समय से सुना था कि एक बड़ा बॉस मैक्लारेन P1 चलाता है और उसे होटल की पार्किंग में पार्क करता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति मेन फैन होगा। ली शिकी यात्री सीट पर बैठ गई। अपने चारों ओर मौजूद सभी पर्यटकों की निगाहों के बीच उसका अहंकार चरम पर पहुंच गया। यही वो जीवन है जो आप चाहते हैं। मैंने सबके लिए मिल्क टी ऑर्डर की है और वो बाद में आएगी। मुझे कुछ और काम है इसलिए मैं आज रात तक नहीं आ सकती। आप सभी का धन्यवाद, कृपया सुरक्षित रहें। जैसे ही चेन याओ जाने ही वाली थी, अचानक लियू परिवार अंदर घुस आया। बिना कुछ कहे लियू लिनलिन ने चेन याओ के चेहरे पर थप्पड़ मारा। लानत है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को बहकाने की? तुम क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? चेन याओ ने अपना चेहरा ढक लिया और जमीन पर गिर पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लोगों के एक समूह ने चेन याओ को घेर लिया। वांग फोंग ने चेन याओ के बाल पकड़ लिए। मुझे बस इतना बता दो कि क्या यह मेन फैन का घर है और क्या तुम मेन फैन की प्रेमिका हो? क्या संयोग है, यही वह घर है जिसे मेन फैन ने खरीदा था, लेकिन मैंने तो बस सजावट में उनकी मदद की थी। देखो, तुमने खुद ही मान लिया है, ये घर मेन फैन का है और तुम अब भी बहस करने की हिम्मत कर रहे हो। तुम्हारा मेन फैन के साथ अफेयर चल रहा है, ये तो साफ है। मुझे बताओ, क्या तुम लोग बहुत पहले ही सुधर चुके हो? वरना मेरी बेटी से तलाक के तुरंत बाद ही वह तुम्हें एक बड़ा फ्लैट खरीद देता। ये साफ तौर पर हमारे पुराने लियू परिवार को परेशान करना है। हालांकि हम पुराने लियू परिवार के लोग ईमानदार और दयालु हैं, लेकिन हम किसी को भी हमें धमकाने नहीं देंगे। सबको पता चल गया है कि मेन फैन कोई खिलौना नहीं है। उसने अपनी पत्नी के गर्भवती होने के बावजूद तलाक के लिए दबाव डाला। तलाक के महज 2 दिन बाद ही उसे छोटे भाई को घर का कार्यभार संभालने में मदद करनी पड़ रही है। यह अनुचित है। वांग फोंग की आक्रामक ऊर्जा उमड़ पड़ी और वह बेतहाशा दहाड़ उठी। ऊपरी और निचली मंजिलों पर रहने वाले पड़ोसियों को सतर्क कर दिया गया और वे देखने के लिए आ गए। वे न तो मेन फैन को जानते थे और न ही लियू देजू के परिवार से परिचित थे, लेकिन अपनी पूर्वकल्पित धारणाओं के कारण वे लियू परिवार के प्रति आक्रोशित थे। पता चला कि यह मेन फैन कितना घटिया इंसान है। उसने अपनी पत्नी के गर्भधारण के दौरान उसके साथ बेवफाई की और उसे और उसके परिवार को घर से निकाल दिया। कितना क्रूर है, कितनी क्रूरता। मैं तो कहूंगा कि वह भेड़िया और कुत्ता है। मैंने सुना था कि वह पहले एक निकम्मा मजदूर था और फिर पता नहीं कैसे उसकी किस्मत खराब हुई और वह अमीर हो गया। अभी कुछ ही समय हुआ है जब उसने अपना असली रंग दिखा दिया है। ऐसा व्यक्ति सचमुच अमीर हो सकता है। ये बहुत अन्यायपूर्ण है। देर सवेर उसे दंड मिलेगा और उस पर बिजली गिरेगी। इस समय घर पर खाली बैठे रहने वाले सभी लोग बूढ़े पुरुष और महिलाएं हैं। वे एक बड़ा फ्लैट खरीदकर उन्हें अपने साथ रख सकते हैं। जाहिर है, उनके बच्चे भी सफल व्यक्ति बनेंगे। उन्हें सबसे ज्यादा नापसंद है किसी का दखल देना और परिवार को बर्बाद करना। कोई भी नहीं चाहता कि उनके बच्चों की खुशहाल शादीशुदा जिंदगी में अचानक किसी तीसरे व्यक्ति का दखल हो और वह उसे बर्बाद कर दे। इस तरह का व्यवहार सभी के द्वारा दंडनीय है। चेन याओ को देखते समय उसकी आंखों में जो भाव थे, उन्हें देखकर उसका मन किया कि वह ऊपर जाकर उसे पीट पीट कर मार डाले।
ये लड़की देखने में तो बहुत मासूम लगती है, लेकिन असल में ये बहुत चालाक है। वह देखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन असल में वह एक चरित्रहीन औरत है। मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्या किया कि वह किसी पुरुष के बिस्तर तक पहुंच गई। आजकल की लड़कियां पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। अगर वे प्राचीन काल में होती तो उन्हें सुअर के पिंजरे में डालकर नदी में फेंक दिया जाता। ... नहीं, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मैं बिक्री कार्यालय का सिर्फ एक कर्मचारी हूँ। मैं वास्तव में सजावट में मदद कर रहा हूँ। आपने गलत समझा। चेन याओ ने समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। लियू लिनलिन और लियू जियांग ने उसे नीचे दबा दिया। वांग फोंग ने उसकी बांह कसकर पकड़ ली और अपनी तर्जनी उंगली से उसे चोट पहुंचाई। लियू देजू ने पहले से तैयार किया हुआ अपराध स्वीकारोक्ति पत्र निकाला और चेन याओ को अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। तुम क्या कर रहे हो? इसे बंद करो। निर्माण दल तुरंत चेन याओ की मदद के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वांग फोंग चीख पड़ी। ये बहुत अन्यायपूर्ण है। मालकिन ने बुरे आदमी को पीटने के लिए गुंडों को आदेश देने की हिम्मत कैसे की? मैं तुमसे कहती हूं, अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे सामने लेट जाऊंगी। मेरे पास अब कुछ नहीं है और मैं किसी चीज से नहीं डरती। बिल्कुल सही, जब परिवार की मूल पत्नी मालकिन को सबक सिखा रही हो तो तुम दखल क्यों दे रहे हो? बुराई की मदद मत करो, रास्ते से हट जाओ। वांग फोंग चिल्लाया और बूढ़े पुरुषों और महिलाओं के समूह ने निर्माण दल को धक्का देकर दूर कर दिया। वे सभी युवक थे, लेकिन बूढ़े लोगों के इस समूह को देखकर वे हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। लियू देजू और अन्य लोग दिन प्रतिदिन और अधिक गर्वित होते चले गए। जब उन्हें सबूत मिल जाएंगे और वे मेंग फैन पर अदालत में मुकदमा करेंगे, तब वे बैठकर पैसे का इंतजार कर सकते हैं। कम से कम करोड़ों, शायद किस्मत अच्छी रही तो करोड़ों। सुंदर। लेकिन इसी समय एक गुस्से भरी हंसी ने अचानक लियू परिवार के 4 जानवरों की अद्भुत कल्पना को बाधित कर दिया। तुम मेरे घर में हंगामा करने आए हो? क्या तुम जीने से थक गए हो? चैप्टर 28। लियू जियांग ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसे पता ही नहीं चला कि जूते का तलवा सीधे उसके चेहरे पर छप गया है। वह झपट्टा मारकर बाहर निकला और एक शेल्फ को गिरा दिया, जिससे उस पर रखी पेंट की बाल्टी से खनखनाहट की आवाज आई। लियू जी ने तुरंत अपना सिर उठाया। मेंग फैन। लियू लिनलिन ने देखा कि मेंग फैन ने जल्दी से उसे छोड़ दिया, लेकिन मेंग फैन ने उसे थप्पड़ मारकर दूर कर दिया। याओ याओ, क्या तुम्हें चोट लगी है? मेंग फैन ने चेन याओ को उठने में मदद की और चेन याओ ने रोते हुए सिर हिलाया और कहा, मैं रखेल नहीं हूं, मेंग फैन, मेरा इसमें शामिल होने का कोई इरादा नहीं है, सचमुच नहीं। मेरी आंखों में आंसू भर आए और मुझे उस पर दया आ गई। मेंग फैन ने इशारा करते हुए कहा, पीछे जाओ, मैं इसे यहां संभाल लूंगा। बेटा। वांग फैंग और लियू देजू जल्दी से लियू जियांग के पास भागे। देखो सब लोग, इस मेंग फैन ने अपनी पहली पत्नी के परिवार को उसकी प्रेमिका की वजह से पीट दिया। वह सचमुच कानून तोड़ने वाला है। देखो, याओ याओ को बुलाया गया है। वे सचमुच व्यभिचारी जोड़े हैं। यह पहली बार था जब सभी लोग मेंग फैन को देख रहे थे और भीड़ उत्साहित थी। तो तुम हो मेंग फैन। तुम दिखने में तो बहुत ईमानदार लगते हो, लेकिन असल में तुम एक नीच इंसान हो। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बच्चे को गर्भ में धारण किए हुए है, फिर भी तुम में उसे घर से बाहर निकालने की हिम्मत कैसे हुई? तुम अब भी इंसान नहीं हो। लियू परिवार नफरत से भरा हुआ है और उन्हें एक पैसा भी न मिलने देने की हिम्मत नहीं करेगा। यही प्रतिशोध है। चलिए आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करते हैं और देखते हैं कि आप भविष्य में यहाँ कैसे रह सकते हैं। मेंग फैन हे, ये बच्चा मेरा नहीं है, मैं तो बस एक बच्चे का पालन पोषण करने जा रही हूँ। तीखी नोकझोंक अचानक समाप्त हो गई। क्या ये बच्चा शरारती है? घास। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने गलत व्यक्ति को डांट दिया हो? वे सभी लियू लिनलिन के परिवार की ओर देखने लगे। इसी समय अचानक किसी ने कहा, जी हाँ सब लोग, यह मत भूलिए कि यह परिवार पहले यहाँ नहीं रहता था। वे तो बस 2 दिन पहले ही यहाँ आए हैं। ऐसा लगता है कि वे उसी घर में रहते हैं जिसे श्री लुओ ने मूल रूप से खरीदा था। एक विवाहित महिला जिसने अपने पति को धोखा दिया और जो ड्रिबलिंग में माहिर थी, लेकिन अब वह लुओ तियान्यू के घर में रहती है। ठीक है, ये तो बहुत सारी जानकारी है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि उस कमीने का बाप कौन है। वहां मौजूद बूढ़े पुरुष और महिलाएं तुरंत ही घृणा से भर उठे। लंबे समय तक चीयरलीडर रहने के बाद आखिरकार जोकर में ही निकली। पता चला कि यह परिवार सबसे घिनौना और घटिया है। बकवास मत करो, हम श्री लुओ और उनके ससुर के परिवार के पड़ोसी हैं। श्री लुओ ने हमें यहाँ तभी रहने दिया जब उन्होंने देखा कि हम मुसीबत में हैं। हाँ, हम यहीं रुक रहे हैं। बकवास मत करो और मेरी बेटी और श्री लुओ की प्रतिष्ठा को धूमिल मत करो। वांग फोंग और अन्य लोगों की हिम्मत कैसे हुई इसे स्वीकार करने की, इसलिए उन्होंने जल्दबाजी में अपना बचाव किया। लेकिन यहाँ समझदार लोग भी मौजूद हैं।
श्री लुओ स्वयं वहां रहने के इच्छुक नहीं है, इसलिए वे आपके 4 लोगों के परिवार को बिना किसी कारण के अपने नए घर में रहने देंगे। तुम बहुत सुंदर हो। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे पेट में उसका नाजायज बच्चा है। मैं लगभग तुम्हारे झांसे में आ ही गया था। सभी को शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने अपशब्द कहे और जल्दी से वहां से चले गए। उस विशाल बैठक कक्ष में केवल मेंग फैन, चेन याओ, लियू के 4 पालतू जानवर और सजावट टीम ही बची थी। तभी लियू जियांग अलमारियों के नीचे से रेंग कर बाहर निकला। उसका शरीर रंग से सना हुआ था और उसका चेहरा भी रंगा हुआ था। क्रोध में आकर उसने कथावाचक का स्टील का पाइप उठाया और उसे मेंग फैन की ओर घुमा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, कमीने। मेंग फैन, सावधान रहो। चेन याओ डर के मारे चिल्लाई। लेकिन जब मेंग फैन ने उड़ते हुए स्टील के पाइप को देखा तो वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ बल्कि अत्यधिक प्रसन्न हुआ। वह आसानी से बगल में मुड़कर बच गया और रेत की बोरी के बराबर का एक मुक्का लियू जियांग के चेहरे पर पड़ा। लियू जियांग चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी और मेंग फैन घोड़े पर सवार होकर उसके पास पहुंची। अब भी मुझसे लड़ने की हिम्मत कर रहे हो? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, तुम्हें सबक सिखाऊंगा, तुम्हें सबक सिखाऊंगा। बूम बूम बूम। मुक्केबाजी के बारे में बात करते हुए उन्होंने लियू जियांग का अभिवादन किया। उसने जरा भी हाथ नहीं रोका और उसके मुक्के इतने जोरदार थे कि सीधे मांस पर लगे। गलती से ही सही, उनके हाथों से फर्श की एक बड़ी टाइल भी टूट गई। माता पिता, मेरी मदद करो। मेंग फैन पागल हो गया है। लियू जियांग ने अपना सिर ढांक लिया और बार बार चीखने लगा। लियू देजू और वांग फॉन को बहुत दुख हुआ और उन्होंने जल्दी से मेंग फैन को अपने बेटे से दूर खींच लिया। लियू जियांग को नाक से खून बहने, नाक की हड्डियां टूटने और सामने के कई दांत टूट जाने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लियू लिनलिन को छोड़कर बाकी तीनों के सामने के दांत टूट गए थे। मेंग फैन, अगर तुमने किसी को मारने की हिम्मत की तो सबने देख लिया। चेन याओ का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। क्या करें? लेकिन मेंग फैन ने दस्ताने पहने और स्टील का पाइप उठाते हुए चेहरे पर एक भयावह मुस्कान के साथ कहा, मुझे अभी भी आपका धन्यवाद करना है। अब अगर मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूं तो तुम्हारी मौत व्यर्थ होगी। लियू देजू और वांग फॉन खिलखिलाकर हंसे और लियू लिनलिन को उलझन भरी निगाहों से देखने लगे। लियू लिनलिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगर आप निजी तौर पर किसी के घर में घुसकर हथियार चलाते हैं तो घर के मुखिया को असीमित बचाव का अधिकार होता है और उसे पीट पीट कर मार डालना व्यर्थ होगा। यही कानून है। लियू जियांग में हर कोई असमंजस में था। क्या इसका मतलब यह है कि न केवल मेरी पिटाई व्यर्थ हुई बल्कि मुझे जेल में भी बैठना पड़ा? मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं हूं, बहन, मुझसे झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हें पहले भी खूब पढ़ाई करने को कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अब कोई बात नहीं। वांग फॉन्ग ने घृणा भरी नजर से लियू जियांग को 2 बार मारने का नाटक किया और तुरंत मेंग फैन से विनती की, मेंग फैन, हमारे परिवार की खातिर जियांग को छोड़ दो, वह तुम्हारा जीजा है। हाँ, वो अभी जवान है। अगर वो जेल गया तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कृपया दया करके पुलिस को मत बुलाना। घर पहुंचते ही मैं उसे सबक सिखा दूंगा। इतना कहकर उसने तुरंत लियू जियांग को पकड़ा और भागने लगा। लेकिन मेंग फैन ने लियू परिवार को पकड़ लिया। आप जब चाहें आ जा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि यह आपका घर है? जानवरों की हैरानी के बीच मेंग फैन ने 110 डायल किया। लियू परिवार तुरंत अचंभित रह गया। अरे यार, क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो? क्या संयोग है? पुलिस प्रमुख ने स्वयं टीम का नेतृत्व किया। मेंग फैन ने आदरपूर्वक स्टील का पाइप सौंपते हुए कहा, वही एक घर में घुस गया और घर के मुखिया को हथियारों से धमकाया। इस पर उसके उंगलियों के निशान हैं। मेरे पास हर तरफ निगरानी है। सबूत निर्णायक है। ये कम से कम 3 साल की जेल की सजा है। पुलिस प्रमुख के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। अच्छा, स्पष्ट सबूतों वाला एक और आपराधिक मामला। ऐसे और भी मामले हों तो बेहतर है। उसके बगल में खड़े पुलिस अधिकारी ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहा, अगर आपको चोट नहीं आई है तो शायद आपको सजा नहीं सुनाई जाएगी, लेकिन आपको निश्चित रूप से हिरासत में लिया जाएगा। मेंग फैन ने मुंह बनाया। ये सब उसके शरीर की असामान्य प्रतिक्रिया के कारण हुआ। अगर उसे पता होता तो वह उस आदमी को 2 बार उसे मारने देता। कोई बात नहीं, मैं नेता को मना लूंगा कि वह उसे 2 और दिन वहीं रहने में मदद करे। मैं तुम्हें किसी और दिन रात के खाने पर ले जाऊंगा। ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दो। माँ, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता। लियू जियांग ने वांग फॉन्ग की जांघों को कसकर पकड़ लिया और छोड़ने से इनकार कर दिया। वांग फॉन्ग और लियू देजू का दिल टूट गया और उन्होंने लियू जियांग को बाईं और दाईं ओर से गले लगा लिया। मेंग फैन, तुमने तो पुलिस प्रमुख को सरेआम रिश्वत दी। मैंने भी देखा। तुम पुलिस वालों ने रिश्वत ली और अपराधियों के साथ मिलकर हम जैसे आम लोगों को परेशान किया। मैं तुम्हारी शिकायत उच्च अधिकारियों से करूंगा।
वे दोनों बुरे जानवर चिल्ला रहे थे और बड़बड़ा रहे थे, और वे दिन ब दिन और अधिक उत्तेजित होते जा रहे थे। मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं ले जाया जाना चाहिए। लियू लिनलिन का चेहरा पीला पड़ गया। तुम दोनों बुरे मूर्ख, चाहे तुम्हें पता ही क्यों न हो, निर्देशक के सामने मत बोलो। क्या ये सीधे सीधे मौत को दावत देना नहीं है? ये सुनकर निर्देशक का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। क्या आप रिश्वत लेने के आरोप में खुद की रिपोर्ट करना चाहते हैं? और आपको अपने वरिष्ठों को रिपोर्ट करना होगा। तो मैं तुम्हें अपने पास रख सकता हूं। यह मामला काफी मजबूत होना चाहिए। उसे यहां से ले जाओ। मैं अभी मेन फैन से कुछ कहने ही वाला था। मेन फैन ने उंगलियां चटकाते हुए कहा, चेन याओ, कृपया निर्देशक के साथ हुई बातचीत की वीडियो फुटेज को डिलीट करने में मेरी मदद करो और लियू जियांग द्वारा मुझे पीटने की वीडियो फुटेज को रहने दो। पुलिस प्रमुख ने मेन फैन को बड़ा सा थम्स अप दिया। अरे वाह, मैंने तुम्हें काफी समय से इतना समझदार नहीं देखा। ये सार्वजनिक सेवा में बाधा डाल रहा है। इन दोनों बुजुर्गों को एक साथ ले जाओ। एक खुशहाल परिवार को फिर से एकजुट होना चाहिए। मेन फैन ने सबसे आखिर में बची लियू लिनलिन की तरफ देखा और पूछा, क्यों न तुम अपने माता पिता के साथ अंदर जाओ? मेन फैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे गिरफ्तार करने का तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है। लियू लिनलिन इतनी डर गई थी कि वह जल्दी से भाग गई। ये उपद्रवी लोग फिर से मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। मुझे लुओ तियान्यू से मिलकर इसका समाधान निकालना होगा। लेकिन क्या इस बार लुओ तियान्यू के पास वाकई कोई समाधान है? पिछली बार जब मैंने झूठी सूचना पर पुलिस को बुलाया था, वह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरे मन में निराशा छा गई। हा, लियू परिवार तो बिल्कुल बेवकूफों का झुंड है। पुलिस प्रमुख की शिकायत करने की धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई? ये दरिंदे तब तक बाहर नहीं निकलेंगे जब तक इनकी खाल उतर न जाए। मेन फैन अच्छे मूड में था, लेकिन उसने सोचा कि वह कुछ समय के लिए यहाँ शांति से रह सकता है, बस दुनिया के अंत का इंतजार कर रहा है और परिवार पंजीकरण पुस्तिका के माध्यम से इस परिवार को खत्म कर देगा। अप्रत्याशित रूप से ये जानवर रहस्यमय तरीके से उसका पीछा करते हुए यहाँ आ गया और ऊपर की मंजिल पर रहने लगा। ये सचमुच घिनौना है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, अब जब मुझे कुछ शांति और सुकून मिल गया है, तो यह उसके बड़े काम को करने का अच्छा समय है। चैप्टर 29। चेन याओ चुपचाप पीछे से मेन फैन को देख रही थी। हालांकि वांग फोंग और अन्य लोगों ने उसे कई बार थप्पड़ मारे, लेकिन जिस तरह से मेन फैन ने अभी अभी उसका बचाव किया, वह वास्तव में सराहनीय था। मेरा बॉयफ्रेंड बहुत शक्तिशाली है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेन फैन का अभी अभी तलाक हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है कि ईश्वर अपने लिए अवसर पैदा कर रहा हो? गाल लाल हो गए। जब उसने ऊपर देखा तो उसे मेन फैन की ओर से पलटकर देखते हुए नजर आई। एक दूसरे की आंखों में देखो। उस नन्हे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी और लगभग रुक ही गई थी। हे भगवान, मेन फैन कितना सुंदर है। मेन फैन आगे बढ़ा और अपने हाथों से चेन याओ के चेहरे के एक तरफ देखते हुए बोला, थोड़ा सूजा हुआ है, क्या मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊं? नहीं, कोई जरूरत नहीं, ये गंभीर बात नहीं है। वहां जाना बेहतर है। संयोग से वापस आने पर आप आंटी के घर पर रुक सकते हैं। उसका चेहरा और भी लाल हो गया, लेकिन सौभाग्य से दोनों थप्पड़ों को देखना मुश्किल था। अचानक ऐसा लगा कि ये दो थप्पड़ उतने बुरे भी नहीं थे। उसके और मेन फैन के बीच की दूरी अचानक बहुत कम हो गई। मेरे मन में अनायास ही विचार आने लगे। हे भगवान, चेन याओ क्या सोच रहा है? उसने हड़बड़ी में अपने ध्यान भटकाने वाले विचारों को दूर किया और विषय बदल दिया। इसकी चिंता मत करो। आखिरकार तुम्हें आने का समय मिल गया है। पहले मैं तुम्हें घर दिखा दूं तो बेहतर होगा। ली शिकी ने पूरी प्रक्रिया को एक तरफ से देखा। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया था। जैसे ही वह दरवाजे से अंदर आया, उसने अपने बहनोई को लात मारकर दूर धकेल दिया और फिर उसके सिर पर वार किया और उसे बेरहमी से पीटा। इतना सुंदर, लेकिन जिस खबर ने उनका ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वह थी मेन फैन के तलाक की खबर। अवसर सचमुच उन्हीं को मिलते हैं जो तैयार रहते हैं। इस बड़े समतल फर्श वाले डुप्लेक्स को देखिए। 550 वर्ग मीटर, 30 मिलियन से भी अधिक। मैं अपने जीवन में कभी इतना पैसा नहीं कमा पाऊंगा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि मैंने बोलते ही 1 महीने के लिए प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक कर लिया। मैंने एक नया घर खरीदा था और उसका नवीनीकरण करवा रहा था। अगर यहाँ उनका अपना एक कमरा होता तो वह और मेन फैन हर दिन और हर रात गाने बजाते। ली शिकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि वह कितनी खुश होगी। लेकिन साथ ही मुझे चेन याओ से संकट का एक गहरा एहसास भी हुआ। वह बिना मेकअप के भी बेहद खूबसूरत है और थोड़ा सा मेकअप भी उन्हें बेहद आकर्षक बना देता है, और उनका मेन फैन के साथ घनिष्ठ संबंध है। ब्लू चिप शेयरों के आसपास निश्चित रूप से प्रतियोगी होंगे और ली शिकी लंबे समय से मानसिक रूप से इसके लिए तैयार है। दिखावट में थोड़ी सी कमी होने के कारण इसकी भरपाई अन्य पहलुओं से ही की जा सकती है।
चुपके से फैसला कर लो। जब आप स्वयं को बलिदान करने के लिए तैयार होंगे तभी आपको बदले में कुछ मिलेगा। चलो ली शिकी, तुम कर सकते हो। चेन याओ ने मैनेजर को फोन करके मेन फैन के साथ घर देखने जाने के लिए कहा। कार्यक्रम और सामग्री दोनों ही मेन फैन की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करते थे। श्रीमान मेन, कृपया बोलने के लिए एक कदम आगे बढ़ाएं। मैनेजर ने मेन फैन को स्टडी रूम में खींचकर ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। जो सामान आप चाहते हैं वह मिल गया है और समुद्र में है, देश में प्रवेश करने की तैयारी में है। क्या आप एक नजर डाल सकते हैं? एक टैबलेट निकालें। एक HK 416 असॉल्ट राइफल, 2 ग्लॉक 17 पिस्तौल, लेवल 5 बुलेट प्रूफ सूट, सामरिक हेलमेट, लड़ाकू जूते आदि। मेन फैन ने बाघ की तलवारें, नेपाली कुत्ते के पैर के आकार के चाकू, 3 धार वाले सैन्य स्पर्श और सैन्य कंपाउंड क्रॉसबो की भी मांग की। साथ ही नाइट विजन डिवाइस, लाइफ डिटेक्टर, ड्रोन डिटेक्शन के लिए यांत्रिक कुत्ते और अन्य सहायक उपकरण भी मांगे। यहां तक कि एक एक्सोस्केलेटन कवच भी है। ये सभी सैन्य श्रेणी के हैं, ऐसे जो सीधे युद्ध के मैदान में जा सकते हैं। मेन फैन बहुत संतुष्ट था। इनसे प्रलय के शुरुआती दिनों में सुरक्षा की गारंटी मिल जाएगी। जो भी उपद्रव करने की हिम्मत करेगा उसे घोड़े पर सवार होकर ही मार गिराया जाएगा। मैनेजर के कंधे पर थपथपाते हुए, इन्हें सीधे ऊपर सुरक्षित कमरे में रख दीजिए और समय आने पर बिल का भुगतान एक साथ कर दीजिए। ठीक है। सजावट देखने के बाद मेन फैन चेन याओ को अस्पताल ले गया। उन्होंने रास्ते में चेन याओ के लिए विशेष रूप से फूलों का गुलदस्ता और पौष्टिक पूरक भी खरीदे, ये कहते हुए कि अस्पताल में भर्ती चाची पहले ही ठीक हो चुकी है। चेन याओ बेहद भावुक हो गए हैं। मेन फैन, तुमने कुछ ज्यादा ही सोच विचार कर लिया है। आप इसे मेरे लिए संभालना बहुत मुश्किल बना रहे हैं। धन्यवाद। चेन याओ के जाते ही ली शिकी ने तुरंत सह पायलट की सीट संभाल ली। वह लंबे समय से इस जगह के लिए तरस रही थी। मेन फैन की जांघों को कसकर गले लगाना न भूले। अगर आप पत्नी नहीं बन सकती तो भी आप बच्ची तो बन ही सकती है। प्रेमी होना ठीक है, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है और मैं ड्रामा होने को मुश्किल से ही स्वीकार कर पा रहा हूं। मेन फैन की गाड़ी स्टार्ट होते देख ली शिकी और भी ज्यादा घबरा गई। अब जब कार में केवल 2 ही लोग बचे थे तो उसे कुछ करने का मौका जरूर तलाशना था। दांत पीसते हुए उसने अपने हैंडबैग से मिनरल वाटर की बोतल निकाली। इसे पहले से ही चुपके से खोल ले और सीधे आगे की ओर देखें। जब मेन फैन कोने से मुड़ा तो उसने पानी पीने का नाटक किया। वह छलक कर मेन फैन पर जा गिरा। हाँ, मेन फैन को खेद है। मैं इसे आपके लिए साफ कर दूंगा। उसने जल्दी से एक टिश्यू निकाला और मेन फैन के लिए उसे पोंछ दिया। मेन फैन ने बगल में देखा और अनजाने में उसके होठों के कोने ऊपर उठ गए। यह एक पुराना तरीका है लेकिन यह बेहतर काम करता है। लेकिन मेन फैन कभी भी तय नियमों के अनुसार अपनी चाल नहीं चलता। जब उसने गियर बदलने के लिए अपना हाथ उठाया तो उसका हाथ अनजाने में मिनरल वाटर की बोतल से छू गया और पूरी बोतल ली शिकी के कॉलर और स्कर्ट पर गिर गई। माफ कीजिए, मुझसे लापरवाही हो गई। मैं इसे आपके लिए सुखा देता हूँ। इतना कहने के बाद उसने झटपट एक टिश्यू पेपर उठाया और अपने हाथों से ही गंदगी साफ करने लगा। एक डेमो के तौर पर चलिए एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं और देखते हैं कि क्या आप इसे खोलने की हिम्मत करते हैं। मेन फैन अब अपनी मैक्लारेन P1 से पहले से कहीं अधिक संतुष्ट है। बेशक लग्जरी कारों के अपने फायदे होते हैं। एक बार स्मार्ट पोस्चर मोड चालू हो जाने पर आप आसानी से पहल कर सकते हैं। मेन फैन, पहले गाड़ी रोको। ली शिकी की आवाज कांप रही थी। ठीक है। मेन फैन ने ब्रेक लगाए और मैक्लारेन P1 को सड़क के किनारे रोक दिया। लेकिन कार रुक गई, पर ऐसा लगा नहीं कि वह पूरी तरह से रुक गई हो। इंजन अभी भी बेकाबू होकर चल रहा था, लेकिन यह तेजी से नियंत्रण से बाहर होता जा रहा था। संयोगवश आश्चर्यजनक खोजें। एक शातिर औरत से यही उम्मीद थी। क्या तुमने पहले से ही इसकी तैयारी कर ली है? ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें वह हासिल नहीं करने दूंगा जो तुम चाहते हो। मेन फैन ने न केवल ब्रेक लगाए बल्कि सीधे इंजन को भी बंद कर दिया। ये क्यों रुक गया? इंजन के अचानक बंद हो जाने से ली शिकी थोड़ा भ्रमित हो गया। क्या तुम मुझे बार बार गाड़ी रोकने के लिए नहीं कह रहे थे? मेन फैन के होठों पर शरारत भरी मुस्कान देखकर ली शिकी खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपनी छोटी मुट्ठी से अपनी छाती पर प्रहार किया। मेरी मदद करो, तुम मरे हुए दुश्मन, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। तुम जानते हो मैं क्या चाहती हूँ। लेकिन पानी पहले तुमने गिराया था, इसलिए तुम्हें पहले इसे साफ करने में मेरी मदद करनी होगी। बेशक जल्दी करना बेहतर है। पिछली बार की तरह कारोबार शुरू करने से पहले मरना नहीं चाहते। ली शिकी ने अपने चांदी के दांतों को हल्के से भींचा और कुछ दिन पहले उसके और मेन फैन के बीच हुई घटना के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। वह इस बार वही गलती दोहराना नहीं चाहती थी। केवल वही जानती थी कि ये दिन कितने कठिन थे।
अपनी खुशी के लिए ली शिकी को वही करना पड़ा जो उसे कहा गया था। लेकिन जल्द ही ली शिकी को पता चल गया कि उसने किस तरह के बड़े आदमी को उकसाया है। जियांग चेन के शीर्ष निजी क्लबों में से एक फिटनेस क्लब उच्च स्तरीय विलासिता पर केंद्रित है। आम लोग इसके अंदर मिलने वाले आनंद की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसमें पूर्णतः सदस्यता प्रणाली लागू है और गैर सदस्यों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। सदस्यता शुल्क कई स्तरों में विभाजित है। स्तर जितना ऊंचा होगा, मनोरंजन सुविधाओं और विशेषाधिकारों का लाभ उतना ही अधिक मिलेगा। लेकिन सबसे निचले स्तर के एक साधारण सदस्य के लिए भी वार्षिक सदस्यता शुल्क करोड़ों में होता है। एक बर्फ सफेद रोल्स रॉयस धीरे धीरे दरवाजे तक आए और खिड़की से एक सफेद हाथ बाहर निकला और उसने सोने के काले रंग का सदस्यता कार्ड सौंप दिया। दरवाजे पर खड़े गार्ड ने तुरंत सम्मानपूर्वक उसे वापस ले लिया। वांग ली कुछ दूरी पर छिपकर चुपचाप रोल्स रॉयस को हवेली में गायब होते हुए देखता रहा। गुप्त रूप से संदेश भेजा, भाई मिंग, मिस बाय मिल गई हैं। फिटनेस क्लब, जल्दी आओ। चैप्टर 30। वाह, कितनी खूबसूरत कार है। इसकी कीमत कितनी होगी? आजकल के युवा पैसे कमाने में वाकई माहिर हैं। ताइवानी उपन्यास वेबसाइट tuon.com। अजीब बात है, ये कार हिलती हुई क्यों लग रही है? बुरे आदमी, क्या तुम भ्रमित हो गए हो? भूकंप तो आया ही नहीं है। ये भूकंप नहीं है, बस कार हिल रही है। मुझे लगता है आपने दोपहर का खाना नहीं खाया और आपका ब्लड शुगर कम है। गाड़ी क्यों हिल रही है? घर पहुंचकर मैं आपके लिए 2 पैनकेक बना दूंगी। वैसे ये गाड़ी वाकई बहुत खूबसूरत है। सड़क के किनारे 2 बुजुर्ग लोग मैक्लारेन P1 को घूर रहे थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। बुजुर्ग महिला यात्री सीट के बाहर खड़ी थी और अपने पति से अपने मोबाइल फोन से उसकी ढेर सारी तस्वीरें लेने के लिए कह रही थी। जब मैं जवान था तब मैं इस तरह की लग्जरी कार का आनंद नहीं ले पाता था, इसलिए बुढ़ापे में कुछ तस्वीरें लेना भी मेरी एक इच्छा थी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यात्री खिड़की के ठीक पीछे पास ही में एक खूबसूरत चेहरा बेहद घबराया हुआ था। मंग फैन, हिलना मत, बाहर कोई है, कृपया। कार में ली शिकी बेहद घबराई हुई थी। उसकी सांसों से निकली गर्म हवा से कार की खिड़की पर धुंध छा गई थी। हालांकि वह जानती थी कि बाहर के लोग अंदर नहीं देख सकते, फिर भी इस दूरी से वह बहुत घबरा जाती थी। इसके अलावा वह मानव संसाधन विभाग में नई थी और उन्हें कंपनी में शामिल होने का कोई अनुभव नहीं था। मदद करना। मेन फैन अब बहुत खुश थी। पुरुषों के लिए तेज शब्द बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। महिलाओं पर प्रयोग करने पर यह एक सुखद लाभ है। इससे पुरुषों को बेहद 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 उपलब्धि का एहसास हो सकता है। इस समय मेन फैन की हालत कुछ इस तरह है। एक जीवन ने 7 जीवन को हरा दिया और यहां तक कि मेन फैन को भी इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी। ली शिकी सचमुच एक अतिरंजित महिला है। बधाई हो स्वामी जी, आपको खजाना मिल गया है। परीक्षण के बाद ली शिकी में अत्यधिक संवेदनशीलता नामक एक गुप्त गुण पाया गया है, जो लाखों में एक है। उनकी संवेदनशीलता सामान्य महिलाओं की तुलना में 10 गुना से भी अधिक है। ऐसी देवियां संसार में खुशियां फैलाने का साक्षात रूप है। छिपे हुए गुणों वाली एक विशेष देवी को प्राप्त करें और आपको अतिरिक्त इनाम के रूप में जोड़े एक छिपे हुए अंक मिलेंगे। क्या कोई अतिरिक्त इनाम भी है? ये छिपे हुए अंक आखिर होते क्या है? जब छिपे हुए बिंदु आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो सिस्टम का नया फंक्शन सक्रिय हो जाएगा। कृपया सिस्टम को कम मत आंकिए। सिस्टम 10,000 बार परिणाम देगा, लेकिन 10,000 से अधिक बार नहीं देगा। तो क्या मैं अब भी इसकी उम्मीद कर सकता हूं? अब मुझे वह काम पूरा करना ही है। मेरी मैक्लारेन के सह पायलट के लिए यह बहुत दुख की बात है। मुझे लगता है कि मुझे इसे एक नए से बदलना होगा। जब मेन फैन फिटनेस क्लब के दरवाजे पर पहुंची तब तक 2 घंटे बीत चुके थे। मैक्लारेन P1 धीरे धीरे रुकी और वांग ली आगे दौड़े और पहल करते हुए मेन फैन को दरवाजा खोलने में मदद की। उसने अपना फोन निकाला और पूछा, क्या आपको लगता है कि यह वही व्यक्ति है? मेन फैन मुस्कुराए और सिर हिलाकर बोली, हाँ, ये वही है। बाय फीफी, ये पिछले जन्म में रक्त कोहरे के प्रलय में जियांग चेन की शीर्ष बॉस थी। वह एक बेहद अमीर दूसरी पीढ़ी का व्यक्ति है जो हर तरह के प्रलय, प्राकृतिक आपदाओं, ज़ोंबी और राक्षसों से ग्रस्त है और हर दिन दुनिया के अंत के बारे में कल्पना करता है। इसी कारणवश उन्होंने अपने पिता द्वारा उन्हें दी गई जागीर को भी एक प्रलयकारी किले में बदल दिया, जिसमें न केवल मिश्र धातु की दीवारें जोड़ी गईं, बल्कि बड़ी मात्रा में भोजन, पानी, जनरेटर, गैसोलीन, डीजल और अन्य महत्वपूर्ण संसाधनों का भंडार भी जमा किया गया। कई प्रलयकारी रथों को भी रूपांतरित किया गया। यहां तक कि एक प्रलयकारी संचार समूह भी बनाया गया। प्रलय से पहले अपने द्वारा संचित धन और हवेली द्वारा उपलब्ध कराए गए अंगरक्षकों पर भरोसा करते हुए रक्त के कोहरे के आने के बाद वह तेजी से उठ खड़ा हुआ। कई लोग उससे जुड़ने के लिए दौड़ पड़े। बस अचानक उसके महल के पास कुछ अजीबोगरीब घटना घटी, जिसके कारण वह और पूरा महल रातों रात गायब हो गए।
लेकिन इन सब बातों का मेंग फैन से कोई लेना देना नहीं है। वह तो बस इतना जानता है कि उसे एक ऐसा प्रलयकारी रथ चाहिए जो खून के कोहरे में बेकाबू होकर दौड़ सके। और बाई फीफी के पास वह रथ पहले से ही मौजूद है। मिस बाई 2 घंटे से अधिक समय से अंदर है। अगर आप नहीं आए तो मुझे लगता है कि वह चली जाएंगी। वांग ली के बोलते ही उसने ली शिकी को कार से लड़खड़ाते हुए उतरते देखा। मुझे बवासीर है, क्षमा करें। ये कहते हुए ली शिकी का चेहरा लाल हो गया। किसे सामने की तरफ बवासीर है? लेकिन वांग ली ने एक समझदारी भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, भाई मिंग, ये आपकी भाभी है ना? मेरी कार में बवासीर की क्रीम है। भाभी, मेरे साथ आइए। मेंग फैन ने संतुष्टि भरी मुस्कान बिखेरी। जब जरूरत थी तब उसने अनजान होने का नाटक किया और वह जानता था कि उसे अकेले ही अंदर जाना होगा, इसलिए उसने ली शिकी को एक विचारपूर्ण वाक्य कहकर विदा कर दिया। ये वांग ली वाकई एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। मेंग फैन प्रतिभाओं के मामले में कभी कंजूस नहीं है। उन्होंने सीधे तौर पर 200,000 युआन पारिश्रमिक का भुगतान किया और अकेले ही क्लब के दरवाजे की ओर चल दिए। दरवाजे पर मौजूद खूबसूरत वेट्रेस और सुरक्षा कर्मियों की नजरें तुरंत मेंग फैन पर टिक गईं। उस खूबसूरत महिला ने मुस्कुराते हुए आगे कदम बढ़ाया और कहा, महोदय, कृपया अपना सदस्यता कार्ड दिखाएं। न तो विनम्र और न ही अभिमानी। अगर उन्होंने मेंग फैन के पीछे मैक्लारेन P1 को नहीं देखा होता तो मुझे डर है कि वे ये सवाल पूछने के लिए आगे नहीं आते। मैं सदस्य नहीं हूं, अंदर जाकर किसी और को ढूंढो। मुझे खेद है, फिलनास क्लब पूरी तरह से सदस्यता प्रणाली पर आधारित है और गैर सदस्यों को स्वीकार नहीं करता है। यदि आप किसी को ढूंढ रहे हैं तो कृपया अपने मित्र को कॉल करें और पुष्टि के बाद हम आपको अंदर ले आएंगे। क्या ऐसा है? लेकिन अगर मेरे पास उस दोस्त का फोन नंबर नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? कई सुंदरियों ने तुरंत अपने मन में कुछ अवमानना प्रकट कर ली। ऐसा लगता है कि दोस्त ढूंढने का दिखावा है, बस किसी तरह से शामिल होना चाहते हैं। मुझे लगता है कि यह मैक्लारेन P1 भी उधार ली गई है। उन्होंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो लग्जरी कार किराए पर लेते हैं और उसमें बैठना चाहते हैं। अगर वे किसी बड़े बॉस या महिला के करीब पहुंच जाते हैं तो वे अपने जीवन के उत्तरार्ध में अमीर हो जाएंगे। ऐसे पुरुष और महिलाएं दोनों ही होते हैं। मेंग फैन के आकर्षक चेहरे की विशेषताओं को देखिए। ये और भी निश्चित है कि वह एक जिगोलो है जो नरम चावल खाना चाहता है। क्षमा करें, क्योंकि आप सदस्य नहीं हैं, आप केवल क्षमा मांग सकते हैं। हमारे पास ऐसे नियम हैं जिनके तहत आप प्रवेश नहीं कर सकते। सुरक्षाकर्मी मेंग फैन को विनम्रतापूर्वक वहां से जाने के लिए कहने ही वाले थे। चूंकि यह पूरी तरह से सदस्यता प्रणाली है, इसलिए मैं इसे संचालित करूंगा और मैं आपके लिए इसे मुश्किल नहीं बनाऊंगा। कितना? दरवाजे पर खड़ी खूबसूरत वेट्रेस और सुरक्षाकर्मी के कुछ प्रतिक्रिया देने से पहले ही मेंग फैन ने फोरमैन को ढूंढकर औपचारिकताएं पूरी कर ली। कार्ड स्वाइप करने के बाद उन्होंने अपना सदस्यता कार्ड लिया और हवेली में प्रवेश कर गए। दरवाजे पर खड़े लोगों का एक समूह चौंक गया। वह फोरमैन को ढूंढने के लिए जल्दी से दरवाजे की ओर भागा। ऊपर दी गई पंजीकरण जानकारी को देखकर सभी लोग दंग रह गए। वह सिर्फ एक साधारण सदस्य नहीं है, वह आजीवन सदस्य है। वाह, ये सच है या झूठ? साधारण सदस्य सबसे निचले स्तर के सदस्य होते हैं, जिनका वार्षिक शुल्क प्रति व्यक्ति 10 मिलियन होता है। आजीवन सदस्यों को क्लब में सर्वोच्च स्तर के विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं और एकमुश्त शुल्क आश्चर्यजनक रूप से कम है। 200 मिलियन लाइफ टाइम मेंबरशिप वाले ब्लैक गोल्ड कार्ड के साथ जियांग चेन स्थित फिलनास क्लब के सभी मनोरंजन क्षेत्र बिना किसी शर्त के खुले रहेंगे, बल्कि अन्य प्रमुख शहरों में फिलनास ग्रुप के क्लबों में भी स्वतंत्र रूप से प्रवेश और निकास किया जा सकेगा। इसमें संचयी उपभोग ओवरड्राफ्ट सीमा 100 मिलियन भी है। पूरे ड्रैगन साम्राज्य को देखें तो फियरनास समूह के अंतर्गत आने वाले क्लबों के आजीवन सदस्यों की कुल संख्या 1000 से भी कम है। जियांग चेन को तो एक भी सदस्य नहीं मिला। इस गुमनाम नौजवान ने तो कमाल ही कर दिया। धत्तेरे की, जल्दी जाओ और इसकी सूचना दो, कोई बड़ा अधिकारी आ रहा है। मेंग फैन पहली बार इतने बड़े क्लब में आए थे और वह रास्ते भर अपनी आंखों में दिख रहे आश्चर्य को छिपा नहीं सके। यहाँ की विलासिता का वर्णन शब्दों में बयां करना मुश्किल है और इसे एक विशाल महल कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वेटर भी एक आकर्षक पुरुष और एक खूबसूरत महिला है। यहाँ आने वाला हर मेहमान उच्च श्रेणी का, विशेष रूप से निर्मित, शानदार, सुरुचिपूर्ण और आकर्षक परिधान पहने हुए है। उनकी मुस्कान में भी एक श्रेष्ठता का भाव झलकता है, मानो यहाँ की हवा बाहर की हवा से कहीं अधिक शुद्ध और श्रेष्ठ हो। मेंग फैन का आगमन किसी निर्मल तालाब में अचानक गिरी हुई मिट्टी के एक कण के समान था, जिसने तुरंत ही सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। लेकिन मेंग फैन ने आसपास की निगाहों को अनदेखा करते हुए एक खूबसूरत वेट्रेस से पूछा, मिस बाई फीफी इस समय किस हॉल में है? मुझे माफ करना, आप कौन है? खूबसूरत वेट्रेस ने अपना सिर नीचे किया और मेंग फैन द्वारा निकाले गए काले सोने के सदस्यता कार्ड को देखा।
तुरंत हौंफने लगी। उसकी आंखों में जो भाव थे वे इतने अस्पष्ट थे कि वह लगभग उसकी ओर आकर्षित हो गया। श्रीमती बाई तीसरी मंजिल पर अनुमान लगा रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत सारा पैसा खो दिया है और उनका मूड अच्छा नहीं है। उसे वाक्य का दूसरा भाग कहने की आवश्यकता नहीं थी, ये केवल अपनी दयालुता दिखाने के लिए था। आजीवन सदस्यता कार्ड का यही आकर्षण है। ये पैसे का आकर्षण भी है। धन्यवाद। तीसरी मंजिल जुआ और मनोरंजन क्षेत्र है। उस विशाल हॉल में ज्यादा लोग नहीं थे और खूबसूरत डील ताश बांट रही थी। सभी लोग बेहद प्रभावित थे। मेन फैन ने चिप्स पर एक नजर डाली। अच्छे आदमी, सबसे छोटी राशि 100,000 है। यह एक उच्च स्तरीय क्लब होने के योग्य है जहां बेहिसाब पैसा खर्च किया जाता है। चारों ओर नजर घुमाने के बाद दूर खड़ी एक बेहद खूबसूरत लड़की पर मेन फैन की नजर पड़ी। लेकिन ये लड़की स्पष्ट रूप से दूसरों से अलग है।